और नेशनल दस्तक पर पहली बार हम आपको दिलीप मंडल साहब का एक ऐसा इंटरव्यू दिखाएंगे। इस पूरे इंटरव्यू को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि लोग इतनी बात दिलीप मंडल साहब के बारे में क्यों करते हैं और दिलीप मंडल साहब चाहते क्या हैं और क्या उन्होंने लोगों के जो पत्रकारिता है भारत की उसको बदला है, सोशल स्ट्रक्चर को किस तरह से वो बदलते हुए देखना चाहते हैं, और जब वो भारत की वास्तविकता से लोगों को रूबरू कराते हैं तो किस तरह की तकलीफ़ें होती है और कौन लोग हैं जो उनके साथ खड़े होते हैं। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये फॉर्मेलिटीज है, करना पड़ेगा। बहुत गंभीर सवाल है ये। आप पत्रकार थे लेकिन आप तमाम मेमोरीज को ले आते हैं, पास्ट ले आते हैं, इतिहास ले आते हैं। क्या हम लोग सही में जल्दी भूलते हैं? देखिए शंभू जी, मुझे जो लगता है कि इस समय भारत की अगर कोई एक सवाल पूछे और आप चाहें तो पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी सामाजिक समस्या क्या है, भारतीय राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या दिक्कतें हैं, क्यों वो सौहार्द नहीं है, क्यों मिलकर हम एक राष्ट्र बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का मेरे पास जवाब ये है कि सबसे बड़ी समस्या इस समय राष्ट्र की ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। मेमोरी हमारी समस्या है। इसे याद रखते हैं जी। लोग, तो कहते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, भुलक्कर हैं, आज घटनाएं भूल जाते हैं। अरे इसको मैं आपको डिटेल में, एक परसेप्शन है ना कि अच्छा आज इतने बड़ी घटना हो गई, अरे इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, तो घर जाएंगे भूल जाएंगे ना। लोगों को लगता है कि भूल जाना समस्या है और इसलिए मेमोरी प्लस टाइप की दवाइयाँ बिकती है, फिर याद करवा देना है। और याद कीजिए आप स्कूल के दिनों में जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा याद रखता था, 20 का पहाड़ा, 25 का पहाड़ा, 27 का पहाड़ा, 37 का पहाड़ा, 38 का पहाड़ा जो पढ़ सकता था, मतलब टेबल, मतलब 59 का पहाड़ा, ऑड नंबर के पहाड़ा सबसे डिफिकल्ट होते थे। 12 चौवाल से, तो मतलब वो कठिन जो है, या एग्ज़ाम के आंसर्स रट लेता था, या जो जिसको सबसे ज़्यादा याद रहता है वो सबसे होनहार माना जाता है कि पूरी की पूरी कॉपी रंग के आ गया। उसने एक बार पढ़ लिया तो उसकी ऐसी शार्प मेमोरी है कि उसको सब कुछ याद है। इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता बताई गई और इसलिए वो ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, उनके परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इन सबको, इसके फॉर्मूले, केमिस्ट्री का फॉर्मूला, ये सब अगर किसी को याद है तो उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। जर्नलिज्म में याद कीजिए, अगर किसी को ये याद है कि 1977 की कैबिनेट में कौन शहरी विकास मंत्री था, या 1980 में रायबरेली में हारा कौन था चुनाव, इस तरह की याददाश्त अगर किसी की है, या राजनारायण का याद हो, या इंदिरा गांधी को हरा दिया, मतलब कुछ घटनाएं, और उनको उस चुनाव में कितने वोट मिले अगर ये किसी को याद है। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस को कितने % वोट मिले, ये अगर किसी को याद है तो ये आदमी बहुत टैलेंटेड माना जाता है कि इस तरह के लोग बहुत याद है। या किसी को अगर याद है कि बचपन में जो टीचर्स थे उनके क्लास के घटनाएं किसी को याद है तो इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छा माना जाता है कि बड़ा शानदार आदमी है। चमत्कृत किया जा सकता है किसी को कि अरे याद है तुम जब आए थे हमारे पास आज से 5 साल पहले तो तुम हरी शर्ट पहन के आए थे, सामने वाला चौंकेगा, क्या बात है। शार्प मेमोरी। हाँ, शार्प मेमोरी। मेमोरी की बड़ी प्रतिष्ठा है क्योंकि भूलना जो है वो नॉर्मल है और याद रखना जो है वो प्रयास है, कोशिश है। लेकिन आप एक ऐसे आदमी की कल्पना कीजिए कि जिसने कुछ भी नहीं भूला है। ऐसा एक केस है अमेरिका में जिसने कोई भी चीज़ उसको जो कुछ उसके जीवन में घटा है सब कुछ याद है, और वो आदमी बहुत दुखी आदमी है क्योंकि उस पर मेमोरी का इतना ज़्यादा बोझ है कि वो जो अपने जीवन की तात्कालिक इश्यूज़ हैं, समस्याएं हैं, या नया कुछ सोचना है उसके लिए उसके माइंड में स्पेस नहीं है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा याद है। अब याद होना कैसे समस्या है, मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय राष्ट्र के संदर्भ में याद होना कैसे समस्या है। इसको आप एक व्यक्ति के जीवन से आप इसको देखने की कोशिश कीजिए कि
मुझे अगर स्कूल के दिनों से, कॉलेज के दिनों से, जैसे मैंने 12 नौकरियां की है या 11 नौकरियां की है, उनमें से मैं तमाम लोगों से मैं मिला हूँ और मेरे पास नौकरी लेने के लिए हो सकता है कि 2000-3000 लोग अलग अलग समय में आए होंगे। तो उन सब में से बहुत लोगों को मैं नौकरी नहीं दे पाया हूँगा। और वो सारे लोग अगर याद रखें कि दिलीप मंडल ने मुझे नौकरी नहीं दी थी और वो बदमाश आदमी है, इतनी दुश्मनी का बोझ मुझे अपने ऊपर लेना पड़ेगा। और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने 5 जगह नौकरियां दी, एक नौकरी के पीछे हो सकता है 4-5 इंटरव्यूज, उनके फिर निजी जीवन में कितने दुश्मन होंगे कि वो संपादक उसने नौकरी नहीं दी, उसने मेरा प्रमोशन नहीं दिया, उसने मेरे मुकाबले उसको एंकर बना दिया, मुझे रिपोर्टर रख दिया, उसने उसको डेस्क पर। इतनी दुश्मनियों का बोझ अगर एक आदमी को हो, और साथ में अगर दूसरे और भी हो कि शादी में जब हुआ था तो उसको तो हवाई जहाज़ से बुलाया था, मुझे ट्रेन का टिकट दिया था, मेरी तो उतनी इज्जत नहीं की थी, या इस तरह की हजारों घटनाएं एक आदमी के जीवन में हो सकती है जिसकी वो कड़वाहट पाल सकता है कि उसकी शादी में उसने मुझे बुलाया ही तो नहीं। आप क्या लोगों के इतिहास बोध के बारे में ये सब इंडिकेट हाँ कर रहे हैं कि भारत के जी, लोगों का जो पास्ट है, जो इतिहास बोध है, वो कहीं कहीं ने उनको बिल्कुल मतलब सही है। एक राष्ट्र बनने आप में। मुझे लगता है आप मेरी नब्ज पे आपकी उंगली है, आप पकड़ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर एक व्यक्ति अगर इतना बोझ लेकर जी रहा है, तो जैसे अगर उसने कोई उसको उसकी एक दोस्ती हुई, उसके साथ कोई झगड़ा हो गया, वो सारे झगड़े अगर सारा गट्ठर अगर सिर पे लेके चल रहा है कि उसने वो बुलाया और हमने तो अपने शादी में या अपने कार्यक्रम में इतने उसको गिफ्ट दिए थे, उसने तो मुझे 10 रुपये या 100 रुपये के गिफ्ट से निपटा दिया। अगर इसे सारा कुछ अगर याद रखा जाए तो जीवन कितना कठिन हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए एक आदमी का जीवन कितना कठिन हो जाएगा जब अगर उसको सब कुछ इस तरह की चीज़ें याद हो। ये राष्ट्र के जीवन के साथ भी सच है। तो भारत का जो इतिहास है वो एक लंबा इतिहास है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि उसके 2000 साल तक के इतिहास की लोगों के पास मेमोरीज हैं, उससे भी थोड़ा ज़्यादा अगर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन तक जाएँ। तो इस बीच में बहुत सारे लोग आए गए, किसी का राज आया, किसी का राज गया, कोई राजा गया मर गया, कोई हार गया, कोई जीत गया। किसी समुदाय ने जब किसी पे चढ़ाई की तो वहाँ पर हमले किए तो मारे भी होंगे, महिलाओं के साथ रेप भी हुआ होगा, उनकी संपत्तियाँ भी जलाई होंगी, छीनी भी होंगी, कोई किसी पर काबिज हो गया होगा, कोई किसी के अधीन रहा होगा। अब प्रश्न ये है कि क्या हम इन सबको याद रखें? और अगर हम सब कुछ याद रखते हैं तो फिर आप मान के चलिए दूसरा भी सब कुछ याद रखेगा। एक आर्य श्रेष्ठता के नाते अगर मैं इस चीज़ को याद रखता हूँ कि मुसलमानों ने आकर हमारा राज्य खत्म कर दिया और इसकी कड़वाहट अगर आज जीना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ हमारी शिकायत है क्योंकि उन्होंने हमारा शासन खत्म किया और अपना शासन स्थापित किया। अगर आप इसकी कड़वाहट याद रखेंगे तो क्यों नहीं द्रविड़ लोग याद रखें कि हमारा जो शासन था उसको आर्यों ने खत्म किया। क्यों नहीं जो बहमनी एम्पायर है जो दक्कन का, वो इस बात को याद रखे कि मुगलिया सल्तनत ने उन पर कितना अत्याचार किया। इसको क्या वो याद रखें? क्या हम इन बातों को याद रखें कि मुगल सल्तनत में किन जमींदारों ने मुगलों के साथ मिलकर अपनी जमींदारियां बचाई और हमारे ऊपर उन्होंने लगान लगाया? क्या इन चीज़ों को याद रखें? क्या इन सारी चीज़ों को याद रखा जाए कि कैसे कुछ एंग्लो इंडियंस इस बीच में आए और वो अंग्रेज़ों के संतति और भारतीय लोगों की मिलीजुली संतति थी, तो भारत में एंग्लो इंडियन समुदाय से क्या हेट किया जाए। तो इस तरह के आपके राष्ट्र के जीवन में ऐसी हजारों घटनाएं हुई होंगी जो सबको सूट नहीं कर रही हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि मनुस्मृति का दौर भी अब भुला दिया जाए। नहीं, अब इसमें देखिए ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्र के जीवन में 47 के बाद याद रखा जाए। 47 के अगर उसका कोई कट ऑफ लेंगे हाँ, तो फिर आप अपना सुविधाजनक कट ऑफ चुन रहे हैं। अगर नहीं, अगर हम एक आप ही के हिसाब से आप कहते हैं कि भारत बनना ही शुरू होता है 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, संविधान 1950 के बाद। पहले हम टुकड़ों में, राज्यों में, जातियों में, धर्मों में बटे हुए लोग थे। अगर आप 1947 के बाद का भी याद रखेंगे तो भी आपको तकलीफ होगी। इसलिए तकलीफ होगी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट इस बात को याद रख सकता है कि नॉर्थ ईस्ट का भारत में एकीकरण जो है वो संपन्न हुआ आज़ादी के बाद। उससे पहले उनकी एक स्वतंत्र सत्ता थी, उनके हिल ट्रैक्ट की अपनी सरकारें थी, अंग्रेज भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे।
आपको जब उनको एसिमुलेट करना पड़ा तो बहुत ब्रूटल तरीके से करना पड़ा, क्योंकि आप उनकी स्वतंत्र सत्ता खत्म कर रहे थे। उस समय आपको कारपेट बॉम्बिंग करनी पड़ी हवाई जहाज से, आपको काफी कई सारे राजा सहमत नहीं थे। नहीं, वो जब नॉर्थ ईस्ट, खास करके नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का तो इतिहास बहुत ही पश्चिम भी, जूनागढ़ से भी प्रॉब्लम थी। लेकिन नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भारतीय राज सत्ता ने सबसे ब्रूटल तरीके से उसको एकीकरण किया। बहुत ही हिंसक मेथड था, क्योंकि एक्चुअली सारे राष्ट्र दुनिया में जितने हैं उनके बनने की प्रक्रिया बहुत कड़वी, बहुत हिंसक ही होती है हमेशा। अच्छा, अभी जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। इटली जो है वो नॉर्थ इटली, साउथ इटली और उसके द्वीप वगैरह सब अलग अलग थे। एक समय हिस्ट्री में आया जब गैरिबाल्डी के समय में, और उसके प्रक्रिया है उसमें लंबे और भी लोग जुड़े, कि नॉर्थ इटली ने साउथ इटली पर कब्जा किया और उसके आसपास के द्वीपों वगैरह पर कब्जा किया, सिसिली वगैरह पर कब्जा किया। उस दौरान बेहिसाब हिंसा हुई, उसने मतलब सेना गई, मारा, रेप हुआ, लूट हुई, सब कुछ हुआ। अब अगर आज का इटली, हर इटालियन अगर इस बात को याद रखे, नॉर्थ इटालियन अगर याद रखे कि हमने इन पर कब्जा किया और हमने इनको मार के बर्बाद कर दिया, और साउथ इटली वाला अगर याद रखे कि ये हरामखोर, इन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या नहीं अत्याचार किया। जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, ये सारी प्रक्रियाएं, फ्रांस बनना इतनी हिंसक प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ एक देश बना है। लेकिन आज फ्रांस के किसी आदमी से पूछोगे कि आपको क्या याद है कि आपकी एंसेस्ट्री क्या है, आपके पूर्वज कौन थे, तो 10 या 12 में से एक ही फ्रांसीसी होगा जो अपनी 5वीं, 6ठी, 7वीं पीढ़ी तक का हिसाब शुद्धता के साथ रख सकता है कि हम इस नस्ल के थे। इतनी इंटरमिक्सिंग हो चुकी है। जर्मनी भी लगभग हिटलर को भूल चुका है। तो इसमें नहीं, ये कड़वाहट फ्रांस ने भुला दी है। फ्रांस का कोई भी आदमी आज की तारीख में ये नहीं कहता है कि हम यहाँ के इस हिस्से के हम थे और यहाँ से हम किस तरह से यहाँ आए, वो मेमोरीज भुला दी। अच्छा, ये एक चीज नहीं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेमोरीज जो है वो राष्ट्र की दुश्मन है। अगर आपको बहुत ज्यादा याद रखता है तो भारत में हर आदमी को हर किसी से नफरत है, किसी से कोई ना कोई शिकायत होगी। द्रविड़ों को आर्यों से शिकायत होगी, हड़प्पा सभ्यता वालों को यूरेशिया से। मैं वही आ रहा था, मैं ये कह रहा था कि चलिए मान लीजिए कि मौर्य वंश की समाप्ति होती है जब आर्य आते हैं, आर्यों की समाप्ति होती है जब मुगल आते हैं, मुगलों की समाप्ति होती है जब अंग्रेज आते हैं। नहीं, इसके बीच में और छोटी छोटी कहानियां हैं। हाँ, बहुत सारी। नंद वंश के ऊपर मौर्यों ने, हाँ, और मौर्य जब आए, मैं 2500 साल बुद्ध के बाद, उसके बाद कैसे तो अच्छा, तो लेकिन ये बड़ी, लेकिन एक चीज तो याद रखी जा सकती है ना, जो सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, जिन्होंने मानवता के लिए काम किया है, मैं 2500 साल में कम से कम आप बुद्ध को, कबीर, रविदास, फूले, पेरियार, अम्बेडकर, जो इक्वालिटी की बात करते हैं, जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, उनको एटलीस्ट उनकी परंपरा को तो आगे बढ़ाया जाए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कही कि आपको क्या भूलने के लिए मैं कह रहा हूँ, नफरत, कड़वाहट भूलने के लिए कहा। आप मेमोरी के उस हिस्से को इरेज कीजिए। आप 2 फोल्डर बनाइए, एक फोल्डर में बैड मेमोरीज डालिए, एक में आप अच्छी मेमोरीज डालिए, और 3rd फोल्डर में आप फ्यूचर की कॉमन शेयर्ड प्लानिंग डालिए। तो आपके पास दरअसल 2 फोल्डर अगर हैं, एक अच्छी मेमोरीज और एक आगे की अच्छी प्लानिंग और ड्रीम वाला फोल्डर, तो आप राष्ट्र हैं। लेकिन अगर आपकी मेमोरी में वो फोल्डर बहुत बड़ा है जिसमें कि नफरत है, कड़वाहट है, कब किस पे हमने कब्जा कर लिया, कब किन की औरतें लूट लाए, कब किन की गाय लूट ली, कब किन के गर्दन काट दिए, कब किसका मतलब छेद दिया, कब किसको टांग दिया, इसकी कड़वाहट अगर दोनों साइड में अगर रहे तो बहुत बुरा, और एक साइड में रहे तो भी बुरा। तो ये फोल्डर आपका सोशल मीडिया लेकिन इसको जिंदा कर रहा है। ये एक्चुअली देखिए, अब इस पर इसका सब लोग लिख रहे हैं अपने तरीके से, उसमें आप भी हैं। तो रामचरितमानस को आप जिंदा कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आप मेमोरीज को मैं जब कह रहा हूँ कि मेमोरीज जो हैं वो एक बहुत शानदार चीज़ है अगर आप अच्छी मेमोरीज को रखते हैं, लेकिन मेमोरीज के बोझ के तहत दबना नहीं चाहिए, नंबर 1। तीसरी चीज़ की मेमोरीज में जो बैड पार्ट है, जो आपको सैडनेस देता है, आपको कड़वाहट देता है, उसको आप कम कर रहे हैं। तो ये तो मेमोरी के आपको मेमोरी को डील करने का तरीका हुआ। अभी क्या है कि आप जब चुनते हैं कि आपका कट ऑफ ईयर कब शुरू होता है, तो यहाँ एक समस्या आती है। जैसे मनोज मुंतशिर ने कहा कि याद करो तुम किसकी संतान,
तो मैं क्या याद करूँ? मेरी याददाश्त वो कह रहा है कि प्री मुगल पीरियड तक को याद करो कि मुस्लिम शासक आए, उससे पहले तुम बड़े शानदार थे, और उसके बाद से वो पीरियड हमको रिगेन करना है, रिकैप्चर करना है। लेकिन मेमोरी को की घड़ी को मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं और आर्य अनार्य संघर्ष तक ले जाऊं तो सम्राट अशोक के बाद हो जाएगी ना। आपको आपके बुद्धिस्ट एम्पायर को शुंग ने जिस तरह से खत्म किया, इसकी वजह से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, क्या भारत के ओबीसी जिस वजह से ब्राह्मणों से नफरत करें कि शुंग वंश ने भारत में मौर्यों की सत्ता छीन ली, बुद्धिस्ट एम्पायर को छीन लिया, क्या इसको वो याद रखें आज भी? मुझे लगता है कि ये मेमोरीज जो हैं ये राष्ट्र को राष्ट्र नहीं बनने देंगे। आपकी शेयर्ड मेमोरीज में जो डार्क चैप्टर्स है ना, तो ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है आज के समय में, फायदा हो रहा है जिनको, जो मुगलों का पूरा डायनेस्टी याद करा रहे हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदारो, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, सम्राट अशोक, पुष्यमित्र शुंग, ये सब भुला दीजिए, सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए मुगल वाला पीरियड याद करवा रहे हैं। शंभू जी, इसमें आपने एक बहुत जरूरी बात कही है, लेकिन एक बात छूट रही है इसमें कि जब आप मुगल पीरियड की भी ये बात कर रहे हैं, मुस्लिम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आज बिहार में एक मोतिहारी का जमींदार, या जोधपुर के राजा, या पंजाब में कपूरथला के राजा, या साउथ में जाते जाते आप कोई एक राज परिवार, इनके पास जो जमीनें हैं, इनकी जो जमींदारियां हैं, कहाँ से आई, इतिहास होगा, कैसे आई, क्यों आई, कहाँ से आई। और जो जैसे अभी शांति भूषण के पिता शांति भूषण ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जीवनी लिखी है, उसमें कहा है कि हमारे परिवार में इतने जज हैं, ये जज हैं, हमारे ससुर जज हैं, ये वगैरह करते हुए शांति भूषण जी ने, जो कानून मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के भी दरबार में थे और मुगलों के भी दरबार में थे। तो इसकी जो ताकत है कि आप लगातार दरबारी होते रहे और इसकी वजह से आज बढ़े हैं, क्योंकि आपकी हिस्टोरिकल लेगेसी आपकी इतनी स्ट्रांग है। तो आप जब हम मुगलों से हेट कर रहे हैं तो आपको भी कटघरे में खड़ा करें, क्या हम मुगलों के दरबारियों से भी हेट करें? करना तो चाहिए। हम बीरबल शर्मा के जो जिनके पुरखे हैं, टोडरमल बीरबल हो या टोडरमल खत्री के परिवारों से भी, क्या हम उस वजह से उस जाति से भी उनका हिसाब किताब लें? या पूरे राजपूताना में, तानसेन, यस, तो पूरे राजपूताना में जिनकी जमींदारियां मुगलों के समय चलती रही, जो राजा चलते रहे, उनसे मिलजुल कर शादियां वगैरह जिनकी हुई, उनको भी याद रखें। क्या हम इस बात को याद रखें कि अंग्रेजों के समय में दिल्ली में करीब 150 के आसपास जो रियासतें हैं, बड़ी रियासतें थी, उनके हाउस हैं, यहाँ पर उनको आके रहना पड़ता था अंग्रेजों के समय में, और कई बार अपने परिवार रखने पड़ते थे क्योंकि अंग्रेज उनको कंट्रोल करते थे। आपके ये जो नाभा हाउस, कपूरथला हाउस, मंडी हाउस, सिंधिया हाउस, कैसे चलता था भाई? आप अंग्रेजों के साथ थे तब तो चल रहा था, और उससे पहले से आपकी रियासतें चल रही थी। तो आप उसको सेलेक्टिव हो रहे हैं कि आपको मुगलों से नफरत करनी है, लेकिन मुगलों के दरबारियों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्योंकि आप हैं, वो तो आप हैं। आपको उस समय, जैसे महाराष्ट्र में जिस समय मुस्लिम शासन आया, तो उन्होंने पैसे वगैरह उगारने के लिए हर गांव में कुलकर्णी सिस्टम लगाया, जो अंग्रेजों के समय में चलता रहा, रैयतवाड़ी सिस्टम। ये कुलकर्णी कौन थे भाई? तो अंग्रेजों के साथ और उससे पहले मुगलों के साथ आपकी तो काफी अच्छी खासी दोस्ती थी। शिवाजी महाराज के साथ भी कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग में यहीं के लोग थे। तो हम क्या याद करें कि संभाजी महाराज के खिलाफ किसने षड्यंत्र किया? इतनी यादें रखें क्या मतलब? आप चुन के आप कह रहे हो कि मुगलों से हम नफरत करें, और उनके नाम पे रखे हुए रोड के नाम बदल रहे हो। मानसिंह का नाम, मानसिंह रोड, तो मानसिंह रोड बचा हुआ है। अकबर का तो वही मतलब बायां दायां हाथ था, मानसिंह के जरिए ही तो वो राणा प्रताप को कंट्रोल कर रहे थे। तो या औरंगजेब जब शिवाजी पर हमला करना था, खुद नहीं गया, जयसिंह को ही तो भेजा था। जयसिंह के नाम पे रोड आपको पसंद है, औरंगजेब रोड का नाम आप बदल दें। लेकिन सवाल है, सेलेक्टिव तरीके से मेमोरी का सेलेक्टिव इस्तेमाल अगर आप करेंगे, कल को मेमोरी लौट के आ जाएगी ना आप पर भी। लेकिन दिलीप सर, ये सारा आरोप आप ही पर लगता है, ये सारा इतिहास वो तो आप ही करा रहे हैं। हम वही मैं कह रहा हूँ। तो क्या इतिहास की सिलेक्टिव एक रीडिंग की जाए और उसको याद रखा जाए?
दूसरा तरीका है कि इतिहास में जो अच्छी चीजें हुई उसको याद रखना जो है वो राष्ट्र को फिर मजबूत करता है। आप अगर बुद्ध को याद करते हैं तो भारत की आज भी पहचान जो है बुद्ध से है। नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं ज्यादातर मौकों पर बुद्ध को याद करते हैं और बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हैं राष्ट्राध्यक्षों को सबसे ज्यादा। अभी तो भारत की सबसे बड़ी उद्योगपति महिला जो हैं, सुना आपने, जो एम्बेसडर ऑफ कल्चरल एम्बेसडर है इंडिया की, अंबानी फैमिली, तो उन्होंने तो बुद्ध को ही याद किया, कहा कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। और जब अभी नरेंद्र मोदी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जिस शहर का हूँ वडनगर का, वहाँ धरती के नीचे बुद्ध ही बुद्ध है। वहाँ बुद्ध के नाम पे हमने एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया, वो भर गया तो हम दूसरा म्यूजियम वहाँ बना रहे हैं। तो हर समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सम्मान है। तो आप याद क्या करें? क्या आप अशोक का पीरियड को याद करें? बिल्कुल याद कीजिए, क्योंकि वो लोग कल्याणकारी राज्य था। आज आपको वो बहुत सारी जो अशोकन एडिक्ट्स हैं जो लिखे हुए उनके शिलालेख हैं, हाँ। उसके आधार पर अगर आप शासन चलाएंगे तो एक अच्छा शासन चला पाएंगे निश्चित रूप से। उसको आप लोक कल्याणकारी राज्य डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, परिकल्पना आप उसमें सीख सकते हैं। एक विजेता से एक शांति का दूत बनना आप इससे सीख सकते हैं। क्यों नहीं, आप उसको क्यों नहीं याद करेंगे? क्यों आप नहीं रैदास को याद करेंगे जिन्होंने एक बेगमपुरा मतलब बिना गम का शहर की वो कल्पना कर रहे हैं? कबीर को आप क्यों नहीं याद करेंगे जो प्रेमनगर की कल्पना कर रहे हैं, जिनके मतलब कल्पना में छोटे बड़े का भेद नहीं है और सबका कल्याण है, मिले सबन को अन्न, जैसे रविदास, संत रविदास, गुरु रविदास कह रहे हैं। तो ये वो चीजें जिसको आपको याद करना चाहिए। नहीं, लेकिन आप फुले को याद कीजिए। क्या समस्या है? फुले को याद करते ही आपको होगा कि फुले खुद शुद्ध ओबीसी जाति आज जिसको कहते हैं उसके हैं। इसके बावजूद वो अपने घर के कुएं शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए पहली बार खोलते हैं और इसको लेकर उनके अपने समाज से उसका विरोध आता है। तो आप इस तरह की पॉजिटिव मेमोरीज को याद रखिए ना। जब वो जैसे स्कूल खोल रहे हैं वो तो सवर्ण, अवर्ण, अछूत किसी को भी निषेध नहीं कर रहे हैं। या जब वो पालना घर खोल रहे हैं कि जो सवर्ण महिलाएं, खास करके ब्राह्मण महिलाएं, विधवाएं हैं, किसी तरह संबंध बना, बच्चे हो गए तो बच्चे फेंक जाते थे लोग, उनको पालना, उनको तो नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेमोरीज आपको अलग अलग चीजें देती है। नहीं, आपको ये नहीं लगता है कि अभी जो पिछले 4-10 सालों में जो लोग खुद विक्टिम हैं या जो लोग खुद आरोपी हैं, आरोपी कम्युनिटी से हैं, ज़्यादातर आरोपी कम्युनिटी को बोल रहे हैं, तब फिर आप याद रख रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। वही तो ये परंपरा शुरू की है ना, ये जो मुगलिया, जो मुगलों की पूरी जो हेड, पहले तो मुगलों के इतिहास को हमने उसको हमने एसेट्स के रूप में लिया कि लाल किला हो या ताजमहल, ये हमारे एसेट्स थे, एसेट्स हैं, पर्यटक की दृष्टि से पैसे आ रहे हैं। हम लोगों ने ये भी लिया कि चलिए ठीक है, उन्होंने अत्याचार के सब, ये जो इतिहास बोध की जो लड़ाई वोटों के लिए, इतिहास की ये जो खींचतान शुरू हुई है, ये पिछले 10 साल में बढ़ी है। और ये वो लोग, आपसे सहमत होने में मुझे थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि भारत का इतिहास जो है 2014 से शुरू नहीं होता है। कड़वाहट का इतिहास 2014 से शुरू नहीं होता है। हाँ, कड़वाहट की भी हिस्ट्री थोड़ी पुरानी है। चलिए, सोशल मीडिया की वजह से आम लोगों में डिस्कोर्स शुरू हुआ है ना। इस पर मैं पूरा एक डिटेल में बल्कि मैं इस पर बात रखना चाहूंगा कि सोशल मीडिया ने हमारे साथ क्या किया है। और ये मतलब एक तरह से हमारी बातचीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। जैसे आपको याद कीजिए मुझे कि आपके घर में आज से अगर आप 30 साल पुरानी, आप अपने जीवन को 30 साल पहले ले जाइए। आप उस समय मान लीजिए कि 12-15 साल के होंगे और आपके घर में स्टूडियो आप गए और आपने एक फैमिली फ़ोटो लिया। उस फोटो में आपके पैंट की जिप खुली हुई है, ठीक है। फ़ोटो शूट हो गया, पैसा लगा है, फ़ोटो आ गया, घर में वो फ़ोटो रखा हुआ है। आपको उसको देखकर शर्म आ रही कि यार ये क्या है, पापा ने क्या फ़ोटो खिंचवाया है, गंदा सा, सब लोग ठीक लग रहा है, मेरे पैंट की जिप खुली हुई है और ये लोग लाए। आपको लगा कि ना, ये फ़ोटो हमारे घर में नहीं रहनी चाहिए। आपको एक दिन समझ में आया, कुछ सब लोग गए हुए हैं, तो आपने उस फ़ोटो को फ्रेम से निकाला, फाड़ के फेंका और उसकी निगेटिव को आपने जाके कूड़ेदान में डाल दिया या माचिस दिखा दी। अभी क्या है कि वो मेमोरी इरेज हो गई, ठीक। क्या अब ये इतना आसान है?
आपने एक फोटो डिजिटल तरीके से मोबाइल लेकिन तो डिजिटल तरीके से आपने एक फोटो खींचा और सोशल मीडिया पे पड़ गया, फिर आपको लगा के डिलीट कर देते हैं। अब आप उसको कितना भी डिलीट कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, दुनिया की सारी ताकत लगा दें, वो पूरी तरह से डिलीट नहीं हो सकती। उसी समय में किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो, या फिर एक डिजिटल मेमोरी में कहीं ना कहीं वो है। इस पर तो बात होनी चाहिए ना सर। जो लोग आज जो मुगलिया जो एक धर्म विशेष के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, फिर आएंगे, लेकिन उनका भी इतिहास दागदार रहा है। नहीं, वो तो बात इस पर हमने कर ही ली है। मेरे ख्याल से अब इस पर ज्यादा हमको लगता है बात करनी चाहिए कि जो भूलना है वो बहुत कठिन हो गया है। मेमोरी अब जो प्रॉब्लम आ रही है, जहां से मैंने शुरू किया था, भारत की समस्या जो है वो मेमोरी है। याद रखना, बहुत याद रखते हैं। गांव में ये आदमी हमारे सामने बैठता नहीं था, जूता पहन के नहीं चलता था, आज पॉलिस्टर का शर्ट पहन के आ गया है, गुस्सा। या ये इसकी दादी हमारे घर पे नौकरानी गोबर उठाती थी, आज दादी इसकी ये ले गया है अमेरिका और वहां पर ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखा रहा है, और लाया है तो घर में शहर से किराए पे सबसे बड़ी गाड़ी लेके आया है, गुस्सा। या इस तरह का गुस्सा की नाराजगी, या इस तरह के गुस्से की भाई देखो इनकी औकात की थी, आज ये हो गए, डॉक्टर बन गए, बताइए कोई मतलब था, और हमारा बच्चा ये रह गया पीछे। अब इस तरह के गुस्से, तो ये एक्चुअली एक तो ये दूसरा पार्ट है जो आप कह रहे हैं सामाजिक पार्ट है। मैं इसके टेक्नोलॉजी पार्ट पे आता हूँ। नहीं, मुझे थोड़ा इस पर बात करनी है। आप इतिहास को अगर हम छोड़ दें ना, तो हम अब मुगलिया दौर में हैं, न सम्राट अशोक के दौर में हैं, न अंग्रेजों के दौर में हैं, हम एक आज़ाद भारत में हैं। अभी जो ये वाली जो आपने कही ना कि अरे ये सब्जी चलाने बेचने वाले थे, ठेला चलाने वाले थे, रिक्शा चलाने वाले थे, मजदूर थे, और इन तमाम लोगों से जो एजुकेटेड नहीं है, जिनको मजदूर बना देगा, इनको आप पूछिए तो ये कहेंगे नहीं, मुझे जातिवाद नहीं पता है। और इनके साथ जातिवाद होता भी नहीं है, क्योंकि जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि तुम्हारे हिस्से में यही सब काम है। नहीं, तुम्हारे हिस्से में यही सब काम है। मैं ये बात करना चाहता हूँ, इसका क्या सॉल्यूशन है? जो जिन जातियों को उन्होंने बनाई थी सेवा के लिए, वो जाति पढ़ाई लिखाई की वजह से, आज़ादी की वजह से, संविधान की वजह से डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेस में जा रहे हैं, नहीं भी आरक्षण ले रहे हैं, वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं। चलिए, आरक्षण की वजह से आपको नफरत है तो अलग बात है, तो ये आर्मी में जा रहे हैं, ये इसका ये भी तो मेमोरी की वजह से है ना, कि आपके पिताजी ने, चूंकि याद है आपके पिताजी, अभी जो फिल्म आई थी शत्रुघ्न सिन्हा की जो बेटी है, कहती है ये हमारे घर में तो आज तक कभी नहीं घुसे, तुम कैसे घुसोगे? ये वाला जब सबसे ज्यादा हार्म कर रहा है, इस मेमोरी को ये लोग, इस तरह के लोग कैसे डिलीट करेंगे? नहीं, ये अगर वो पीड़ित तो भूल रहा है कि हम चलो पीछे जो हो गया सो हो गया, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन जिनके बच्चे मेडिकल में जा रहे थे, इंजीनियर बन रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे, उनको लगा कि हमारा हिस्सा खा रहा है ये। एग्जैक्टली। और वहाँ वो अपना वाला काम भूल रहा है। ये एक्चुअली देखिए कैसे ये घटनाएं जो होती है ना, जैसे हम लोग कैसे सुनते हैं कि जबलपुर या मंदसौर में शायद कि एक आदमी घोड़े पर अपनी बारात निकाल रहा है, तो पत्थर फेंकना शुरू कर दिया दूसरे टोले से। पत्थर फेंकना शुरू कर दिया तो उस दूल्हे को एक हेलमेट दी गई, और वो फोटो बहुत वायरल हुई, आप जानते हैं कि हेलमेट पहन के उसको निकालना पड़ा, क्योंकि सर फोड़ देते लोग, क्योंकि आज तक कभी घोड़े पे निकला नहीं था। या उत्तर प्रदेश में एक घटना है कि एक परिवार से एक बच्चा IIT क्लियर कर गया, उस पर हर रात उसके घर पे पत्थर फेंके जा रहे थे। या एक अभी यहीं पर वेस्टर्न यूपी की घटना है कि शादी के लिए, शादी होगी और उसके घर में घोड़े से बारात आएगी, और वो आदमी शायद पुलिस में ही है। तो ये जो घटनाएं हैं कि आप मुझे ये देखना ना पड़े कि शादी हो रही है और कोई घोड़े पे आ रहा है, इसलिए सारे सवर्ण गांव छोड़ के चले गए ताला बंद करके, और 200 से 300 पुलिस वालों के निगरानी में उस दिन बारात निकली। तो ये जो पुराने पावर की मेमोरीज हैं, पुराने समय की, एक सामंती समय की मेमोरीज हैं, इसको आप अब इस समय तो कैरी नहीं कर सकते हैं।
ये हो सकता है कि आपको एक आईएएस ऑफिसर के पास ड्राइवर की नौकरी मिले और वो आईएएस अफसर शेड्यूल कास्ट हो, बिल्कुल संभव है, हजारों की संख्या में संभव है, लाखों की संख्या में संभव है। वो हो रहा है कि आपको पानी पिलाना है, साहब आ गए हैं, उनके टेबल को पोंछ करके आपको तैयार रखना है और आप सवर्ण हो सकते हैं, और आपको ये करना पड़ेगा और आपको नौकरी करनी है। और साहब आएंगे और वो ठाठ से अपने उनके वो बैठेंगे और फिर वो चले जाएंगे, और पैर की उनकी धूल गिरी होगी तो आपको झाड़ू लगा साफ भी करना है और आप सवर्ण हो सकते हैं। ये तो करना पड़ेगा। तो लेकिन यही है कि दोनों तरफ की मेमोरी जानी चाहिए असल में, लेकिन ज़्यादा मेमोरी उनकी जानी चाहिए और उनका डिलीट का बॉक्स जो रिसाइकिल बिन उनकी बड़ी होनी चाहिए जिनके पास अपने प्रभु वर्ग के होने की मेमोरीज है, क्योंकि उनके प्रभु वर्ग में होने की जो मेमोरीज हैं वो उनको राष्ट्र का हिस्सा बनने से रोक रही है, उनको एक शेयर्ड फ्यूचर की तरफ जाने से रोक रही है, उनको एक साझा प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट में शामिल होने से रोक रही है और उनको राष्ट्रभक्त बनने से रोक रही है, उसको उनको राष्ट्रहित के लिए काम करने से रोक रही है, क्योंकि उनकी वो मेमोरीज अभी भी दिमाग में ताज़ा है जबकि उनकी दादी हमारे घर में गोबर उठाती थी, या वो आके हमारे घर में सब्जी उगाते थे तो सबसे अच्छी सब्जियां हमारे घर में रख के चले जाते थे और इनका काम था वो, या बकरी पालते थे तो बकरी अगर बकरा बड़ा हो गया, तैयार हो गया तो एक हमारे घर रख के चले जाएंगे और ये इनका काम था। तो ये मेमोरीज दरअसल जानी चाहिए, या तो हम उनके घर से तो औरतें उठा लाते थे, इस तरह की मेमोरीज से आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। नहीं, वो तो लीगल प्रोसेस में छुटकारा दिला देंगे। मेरा पावर सेंटर्स वाला जो मेमोरीज है उसका कोई सॉल्यूशन दिख रहा है? लॉ जो है ना, लॉ की मानव जीवन को रेगुलेट करने में बहुत बड़ी भूमिका तो है, लेकिन वो पूरी तरह से मानव जीवन को रेगुलेट नहीं कर सकता है। समाज की अपनी एक ताकत होती है, उसकी अपनी एक सत्ता है, और सामाजिक जीवन के हर पहलू को, जैसे आपने नियम बना दिया कि चाइल्ड मैरिज गैर कानूनी है और चाइल्ड मैरिज कराएंगे तो आपको सजा होगी, इसके बावजूद हर साल भारत में 50 लाख के आसपास चाइल्ड मैरिज हो रही है, उसको स्वीकृति देनी पड़ती है कानून को। शादी हो गई, कर ली, कराने वाले को पता चलेगा तो उसको सजा देंगे, लेकिन ये शादी वैध है तो कानून है। आप कई सारे कोर्ट फैसले देता है कि ये जो मंदिर है ये गैर कानूनी है, कई सारे अपार्टमेंट्स के मंदिरों पर गैर कानूनी होने का नोटिस आया हुआ है, लेकिन आप उसको नहीं तोड़ पाते हैं। तो कानून और समाज की सत्ता तो अलग अलग चलती है, कई बार समाज की सत्ता कानून से बड़ी होती है। तो ये तो एक दूसरा पहलू है शंभू जी। इसमें जो आप कह रहे हैं कि कड़वाहट का ज़्यादा बोझ कौन ढो रहा है और वो क्या कर रहा है, ये आपका सवाल है। तो इसमें जो कड़वाहट का पीड़ित है उसका कुछ हद तक याद रखना, लेकिन वो भी पूरा याद रखे मैं नहीं चाहता। हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को एक हेटफुल इंसान के तौर पर खड़ा करें जो इस बात को याद रखे कि फलाना जी के दादा ने फलाने जी के दादी के साथ क्या किया था। इसकी मेमोरी से राष्ट्र को कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मुक्ति पानी पड़ेगी, कहीं ना कभी उस यूरोपियन नेशन के स्तर पर आपको पिछले अपने नस्लीय पहचान, जातीय पहचान, गांव के सामंत होने नहीं होने, आम आदमी होने की पहचान से मुक्ति आपको पानी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप राष्ट्र बन पाएंगे। तो ये जरूरी है कि इस समय राष्ट्र खुद को रीबूट करे। इस मशीन को हम लोग रीबूट करते हैं ना, नहीं मतलब कहना चाह रहे हैं कि जिनको गौरव का बोध है वो भी डिलीट करें मेमोरी, और जो पीड़ित जो एट्रोसिटी का बोध है वो भी भूले, वो भी एक हद तक भूले। वो उनकी पीड़ा को याद रखना दरअसल उनके लिए एक ताकत है और उसका एक संदर्भ है। जैसे ब्लैक्स अगर ये याद रखते हैं कि हमको गुलाम बनाया गया था और हमारे श्रम को लूटा गया था, हमारे श्रम की चोरी हुई थी हमारे बाप दादा परदादा की, तो एक अमेरिकी ब्लैक इसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्र से अपना हक मांगता है और कहता है कि आपने हमारे साथ अत्याचार किया तो हमको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, रिपेरेशन, मतलब आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये क्लेम जो है वो उनकी मानवीय गरिमा को बढ़ाता है। तो इसलिए भारत में शेड्यूल कास्ट के लोग जब ये क्लेम करते हैं कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है और हमको ज़्यादा संरक्षण चाहिए, तो वो एक्चुअली फिर उनकी मानवीय गरिमा को बढ़ाने वाली चीज़ है। और यहाँ पर राष्ट्र को कोई दिक्कत नहीं होती है अगर जिन्होंने ये उनके साथ जिनके पुरखों ने ये किया है वो माने,
उसको हर दिन याद ना करें, लेकिन माने कि हाँ इनके साथ जो हुआ वो गलत था और हमको इनके साथ न्याय अब होना चाहिए और न्याय की भरपाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए किसी आदमी का बड़ा होना सिर्फ ये नहीं है कि एक पीढ़ी में कोई बड़ा नहीं होता है, खास करके सपनों के मामले में, ड्रीम्स के मामले में बड़ा होना, उसके बोलने में जो दम आता है उसमें बड़ा होना, जो मतलब फोर्स आती है, जो दबंगई आती है ना, वो जनरेशनल है। तो ये जनरेशनल दबंगई अगर आपके पास है तो इसको शेड करना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। इसको अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं और इसको अगर पुराने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लेकिन ब्लैक्स और वाइट का जब रेसिज्म का पूरा इतिहास देखेंगे तो जो वाइट लोग हैं उनमें हमको लगता है लेस देन 10% लोग हैं जो रेसिस्ट मेंटालिटी के पक्ष में खड़े होते हैं, वो भी चोरी चुप के। कहना मुश्किल है, अब इसको नापना भी बहुत मुश्किल है। नहीं, आप ब्लैक लाइव्स मैटर में देखिए ना, ब्लैक गोरे खड़े थे ब्लैक के साथ। बावजूद आप जैसे कोई व्यक्ति कितना जातिवादी है, इसको मापने का कोई साइंटिफिक पैमाना तो हो नहीं सकता। पानी नहीं है किसमें, उसके व्यवहार से तो आकलन करेंगे ना। लेकिन अमेरिका में ब्लैक्स को ज्यादा अधिकार मिले ना, वो आज पैरेलल खड़े हैं ना, उनकी इकोनॉमी है, उनकी मीडिया है, उनकी 1950 तक जो समुदाय ब्लैक्स को साथ में बस में बैठने नहीं दे रहा था, 60s में जाके शुरू हुआ, साथ में स्कूल में नहीं जाने दे रहा था, उसने 21वीं शताब्दी में एक ब्लैक को व्हाइट हाउस में बैठाया। और क्योंकि वाइट जो है हिस्पैनिक्स को जोड़ लीजिए तो वो आबादी लगभग 85% है, वाइट 85% है, 12-13% ही तो ब्लैक है। तो ब्लैक अपने दम पे तो ब्लैक राष्ट्रपति बैठा नहीं सकता। लेकिन भारत में ठीक इसके उलट है। भारत में हाँ, भारत जो बहुसंख्यक है वो तो सिस्टम से दूर है। हाँ, तो ये एक्चुअली इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पीड़ा के इतिहास को एक हद तक याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ का जो पावर स्ट्रक्चर है इसमें बहुसंख्यक जो है वो यहाँ पर हाशिए पर है। और इसकी जो गुलामी है वो बहुत ज़्यादा मानसिक भी है कि मैं अपने बच्चे का नाम रखूँगा तो एक पंडित जी आएंगे, वो एक अक्षर बताएंगे, उससे नाम रखूँगा। अब हो सकता है आज की तारीख में शहरों के किसी ओबीसी या शेड्यूल कास्ट के आदमी पर इसके लिए कोई डंडा लेके पीछे नहीं पड़ा हो, तुमको ये करना ही पड़ेगा। आप तो अमेरिका भी जाते हैं, मैं उसी पर आ रहा था। इसमें एक्चुअली क्या है कि ये जो गुलामी है वो कई हद तक मानसिक गुलामी भी। मैं उसी पर आ रहा था। आप अमेरिका जाते हैं, यूरोप के कई देश देखे हैं, भारत में, आप मेमोरी पर ही मैं आ रहा हूँ। मेरा सवाल वही मेमोरी से जुड़ा हुआ है। क्या ये जो कर्मकांड का जो मेमोरी है, जिनका पहले इसको आप वो अपना धंधा थे, उन पहले तो समझ में आता है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उस तरह के ही बिजनेस थे, उस तरह के ही ज़्यादातर जीविकोपार्जन के माध्यम थे, या उसी तरह का संविधान था, मनुस्मृति उस धर्म आधारित संविधान था। क्या जो लोग धर्म के लाभार्थी हैं वही जाति के भी लाभार्थी हैं भारत में? चाहे किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, जो धर्म के लाभार्थी हैं वही जाति के लाभार्थी हैं। क्या वो मेमोरी एरेज कर सकते हैं वो? देखिए, ये उनको ये वाली मेमोरी तो छोड़नी पड़ेगी कि वो सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से श्रेष्ठ है। जाति को भूलना जो है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर जाति श्रेष्ठता के बोध में लगातार रहेंगे और बच्चे को ये सिखाएंगे कि देखो तुम जो हो वो तुम्हारी ये जाति है, तुम्हारा ये जो जनेऊ संस्कार हो रहा है, तुम बाकी लोगों से श्रेष्ठ हो गए, और तुम्हारा दूसरा जन्म हो रहा है, तुम द्विज हो गए। ये जो ट्रेनिंग्स हैं कि तुमको उसका लाया हुआ खाना नहीं खाना है, या आप जब ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चा है तो जो काम करने आई है उसको हम खाने के लिए कुछ देंगे तो ये उम्मीद करना कि वो नीचे बैठ के खाए, या जो आपके घर में सफाई का काम करने के लिए एक आदमी आया है तो उसको अगर चाय देनी है तो उसके लिए चाय के अलग कप रखेंगे। ये सब ट्रेनिंग है। इसको हम लोग सोशियोलॉजी में प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। यहीं पर बच्चा बन जाता है कि उसको क्या बनना है। ये ट्रेनिंग है उसका बुनियाद, वो माइक्रो फॉर्म में वो यही बन जाता है और इसी का वो चारों तरफ से फैलता है और उसी का बड़ा फॉर्म बड़ा होने के बाद बनता है। अगर उसको बचपन में ये देखा है कि उसके घर मत जाना, उसके घर खाना मत, लेकिन वो अगर उसी आदमी की लाई हुई सब्जी या उसी आदमी का ढो के लाया हुआ अनाज आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसका कच्चा खाना है, पक्का नहीं खाना है। इतनी छोटी छोटी बारीकियों में है ये पूरा जीवन, सोशल लाइफ हमारी, कि ये धोबी आएगा तो
इसके छुए हुए कपड़े हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन हम इनको अपने बर्तन में चाय पानी नहीं चाय नहीं देंगे, और पानी भी इसके घर नहीं जाके देंगे। इसके, और ये स्कूल में तुम्हारे पढ़ता है, इसके घर जाके मत खाना, और इसका पका हुआ खाना तो इसके घर का खाना लो। नहीं, घर जाके खाना अलाउ है, घर खिलाना अलाउ नहीं है। अलाउड नहीं है, नहीं, खाने में भी हमने खूब देखा है कि उनके घर में मत खाना खूब है, मतलब ये आप हम कहाँ मतलब इसी दुनिया में है, तो ऐसा नहीं कि उनके घर में मत खाना, और ये सब है, खूब है, कस के है अभी भी, मतलब वो दुनिया बदली नहीं है। तो ये जो आप फिर वही याद दिला रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारा जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञ पवित्र होता है, और हम श्रेष्ठ हैं, और श्रेष्ठ हमें ईश्वर ने बनाया है हमारे पूर्व जन्मों के फल की वजह से, और बाकी लोग जो हैं वो पूर्व जन्मों की फल की वजह से नीचे प्लेस हैं। ये कर्मा थ्योरी जो है, जो हिंदू धर्म का आधार है, असल में बुनियादी कोर आइडिया, वन लाइन में अगर कहें तो ये कर्मा फिलॉसफी जो है, यही हिंदू धर्म का आधार है कि आप पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से आपको जाति मिली है, समाज में जाति या आपको श्रेष्ठता मिली है, या आपका नीच होना तय हुआ है, और इस जन्म में अगर आप अपने जाति निर्धारित कार्यों को करेंगे ठीक से, तो आपको उसके ऊपर की पोजीशन अगले जन्म में मिल सकती है। तो ये पुनर्जन्मवाद जो है, या आपको अदर वर्ल्डलीनेस जो है, ये आपको फिर एक तरह से उसी जाति श्रेष्ठता की मेमोरीज में आपको धकेल दे रहा है कि आपको एक याद है कि हम उनके बच्चे हैं, तो जैसे हैं, तो हम ऐसे श्रेष्ठ थे, तो हमारे ये थे वो थे, करते हुए आपकी अपनी कहानी शुरू होती है, और आपको इसको पास ऑन करते हैं अपनी फैमिली को। आप सबसे मॉडर्न सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए सबसे मॉडर्न देश अमेरिका या यूरोप जाके भी अपने बच्चों का यज्ञोपवीत कर रहे हैं, और उसको बता रहे हैं कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम द्विज हो, और बाकी हिंदू जो हैं वो अद्विज या अवर्ण हैं, और इसके मुकाबले तुम श्रेष्ठ हो क्योंकि तुमको द्विज होने का अधिकार है। ये मेमोरी है, ये मेमोरी आप बच्चों में डाल दे रहे हैं। अच्छा, आप एक कल्पना कीजिए शंभू जी, आप मुझे बताइए, कभी जो सूखी डांगी वाला केस हुआ था, और ऐसे केस अक्सर होते रहते हैं, हर तीसरे चौथे महीने पे एक हेडलाइन आती है कि मिड डे मील में भोजन बनाया एक महिला ने, और उसका बना हुआ खाना चूँकि वो उनके हिसाब से नीचे की जाति की थी, तो बच्चों ने उसका खाना फेंक दिया, या अपने घर से खाना ले आए, या ज़्यादातर गांव में तब सिस्टम ही बना दिया कि उनको खाना बनाने का काम मत दो, कुछ और काम दे दो। एक 7-8 साल का बच्चा स्कूल आता है और बना हुआ खाना फेंक देता है। 8 साल के बच्चे को जाति किसने सिखाई? लोग कहते हैं कि आरक्षण की वजह से जाती है, संविधान की वजह से जाती है। मैं ये प्रश्न आपसे पूछता हूँ, मुझे एक दूसरी चीज समझ तो नहीं इसमें है। नहीं, मैं इसमें अभी जो हम लोग डिस्कस तो कर रहे थे, ये जो मेमोरी आप बच्चों में डाल रहे हैं, 7 साल के बच्चों में आप एक मेमोरी डाल रहे हैं, अपने हिस्टोरिकल मेमोरी से लेके ड्रॉ करते हुए, कल्चरल मेमोरी, आप जिसको आप कल्चरल मेमोरी कह रहे कल्चरल हैं, मेमोरी आप उसको डाल रहे हैं कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम उसका बना हुआ खाना नहीं खा सकते हो। ये ट्रेनिंग आप दे रहे हैं बच्चों को, इतनी नफरत दिखा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज समझनी है, जैसे जो कल्चरल मेमोरी है उसके शिकार ज्यादातर जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, पीड़ित भी नहीं, मैं आता हूँ, सबसे पढ़े लिखे लोग, नहीं मैं आता, सबसे पढ़े लिखे लोग इस देश में सबसे भयानक किस्म का जातिवाद कर सकते नहीं मैं उसी पर आ रहा था। भारत में पहली जो हाउसिंग सोसाइटी बनी थी वो सारस्वत ब्राह्मणों की हाउसिंग सोसाइटी थी जो बम्बई में बनी थी। मैं उस मुझे एक दूसरी चीज गरीबों की नहीं है, मुझे एक दूसरी चीज समझनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए जो पावर सेंटर्स की जो लड़ाई है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, खेल, जहाँ नाम है, पैसा है, जहाँ सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में पढ़े लिखे लोग आएंगे, जज कलेक्टर भी पढ़े लिखे लोग बनेंगे। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आरक्षण, जिसको लोग ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण की वजह से ये करवाहट है, अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाए, अब वो एक क्लास पैदा हो गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, सब में एक वर्ग है जो यहाँ तक बिना आरक्षण के आ रहा है, आ भी रहा है, जनरल में क्वालिफाई कर रहा है। क्या अगर वो जनरल से भी क्वालिफाई करके आएगा तो उसकी जाति पीछा छोड़ देगी? क्योंकि नाम से जाति पता चल जाती है। तो क्या ये जो पढ़ा लिखा तबका है वो शंभू कुमार महतो, शंभू कुमार जाटव या शंभू कुमार कुशवाहा से नफरत करना छोड़ देगी अगर शंभू कुमार सिंह बिना आरक्षण के वहाँ आया है? नहीं, ये तो संभव नहीं ना शंभू जी, क्योंकि देखिए वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप बचपन से ट्रेंड हो गए हैं, कास्ट के हिसाब से ट्यून्ड हो गए हैं, तो ये ट्यून्ड हो जाना जो है वो आपको मुक्त नहीं कर सकता है, आपकी मुक्ति नहीं है। ये सवर्णों की मुक्ति का प्रश्न है कि आप क्या उस शकल से मुक्त हो पाएंगे, अपने बच्चों को कर पा रहे हैं? क्योंकि वो जब जाएगा एक कंपनी में जाएगा, वो एक उसके दिमाग में अगर ये है कि एक्स जाति सबसे श्रेष्ठ है
वाई उसके नीचे, जेड उसके नीचे, और उसके नीचे कुछ जीरो टाइप की कोई जातियाँ हैं। अगर उसके दिमाग में ये है तो वो अपॉइंटमेंट से लेकर सारी चीज़ों में उस मेमोरी को इस्तेमाल करेगा। वो जो उसकी मेमोरी, जो बचपन की ट्रेनिंग है ना, उसको इस्तेमाल करेगा कि एक्स जाति में बिजनेस का गुण होता है, वाई जाति में योद्धा के गुण होते हैं। यही सब अगर सुनता हुआ बड़ा हो रहा है और हम सारा ज्ञान हमारे पास है, अगर इस तरह की ट्रेनिंग से अगर कोई बच्चा बड़ा हुआ ये सुनते हुए, घर में ये कहानियाँ सुनते हुए और ये कथाएं सुनते हुए कि पूजिए विप्र सकल गुण हीना, अगर सुनते हुए अगर उसने यही राम कथाएं सुनते हुए और रामचरितमानस पढ़ते हुए अगर उसने वो बड़ा हुआ है, और शंभुक की कथा वाल्मीकि रामायण से सुनता हुआ अगर बड़ा हुआ है कि शूद्र अगर तप करे तो उसका गला काट देना चाहिए, अगर यही ये कहानियाँ, ये किस्से, घर में मोहल्ले में होने वाली कथाएं, रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, यही सुनता होता आदमी बड़ा होता है। किससे क्या होता है, मतलब घर के आसपास और क्या होता है, वही रामचरितमानस का कथा रूप टेलीविजन पर उनसे बनी हुई टीवी सीरियल्स है, सिनेमा है, दादी नानी के किस्से, और ये सारा कि वो चुटकुले, वो धोबन पर बने हुए चुटकुले, जोमेटो के डिलीवरी बॉय पर बने हुए चुटकुले, आपके चुटकुले का निशाना आपके समाज का सबसे दबा कुचला आदमी है। कितनी शर्म की बात। आपको हिम्मत नहीं पड़ती है कि आप जुडिशरी पर बात कर सकें, उसके अंदर के सेक्स स्कैंडल पर बात कर सकें, उस पर आपको चुटकुला नहीं बनाते। भारत का सबसे साहस वाला जो कॉमेडियन है, जो एक मतलब बड़े बड़े शोज करता है, किसकी हिम्मत पड़ी कि वो गोगोई पे चुटकुला बना दे? गोगोई का किस्सा क्या चुटकुला लायक नहीं है क्या? वो एक जस्टिस मोस्ट प्रोबेबली बनर्जी थे, जो उसने अपने इंटर्न के साथ बहुत तरह के अत्याचार किए, जिसको लेकर काफ़ी रिपोर्टिंग वगैरह हुई, या जब जुडिशरी के करप्शन, इस तरह जो जस्टिस गोगोई को लेकर कई तरह के आरोप लगे, कई जगहों पर अपने गर्लफ्रेंड को जज बनाने की कोशिश। एक बड़े कांग्रेस के बड़े नेता ने किसी महिला को कहा कि हम तुमको जज बनाएंगे, और उसको लेकर उसके स्कैंडल्स, इतने किस्से हैं। इस पर कोई चुटकुला आज तक मैंने नहीं सुना। अच्छा, तो ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आपको मालूम है, आपकी ट्रेनिंग बता रही है कि आप किसका मजाक उड़ाएंगे और किसको छोड़ देंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या है? जो आप कर रहे हैं? नहीं, रेसिप्रोकल मैं नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कड़वाहट जो जिनके प्रति है वो सोशल ग्रुप इस कड़वाहट के साथ जिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे को ये कहानियाँ सुनाऊँ कि क्या क्या हुआ था। मैं एक आदर्श स्थिति की कल्पना कर रहा हूँ जहाँ वो इन चीज़ों से मुक्त नहीं। जब आपके साथ होने लगे तो उसका प्रतिकार कैसे? प्रतिशोध और प्रतिकार में अंतर है ना। प्रतिशोध छोड़ सकता है आदमी, इसमें हमको बदले की भावना से निकल सकता है, लेकिन प्रतिकार, जैसे हम आपको मारने आए तो आप बचाव तो करेंगे ना अपना। ये हमको एक्चुअली संविधान के फ्रेम के अंदर में हमको लगता है कि इन सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मैं बहुत टिट फॉर टैट में मेरा कतई यकीन नहीं है। आँख के बदले आँख सारे लोगों को अंधा बनाएगी, मतलब वो मुझे लगता है कि नहीं, मैंने प्रतिकार मतलब जैसे तमाम संवैधानिक प्रावधान है, SC/ST एक्ट है, वो मैं बिल्कुल अपने बच्चे को सिखाऊंगा कि तुम्हारे राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। मतलब इस लड़ाई को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लड़ा जाना चाहिए। और इसको एक मैं एक्चुअली, देखिए क्या होता है ना कि कोई भी आदमी जब जी रहा है तो उसमें एक उसकी वास्तविकता है और एक उसका ड्रीम है। दो चीजें होती है ना। भाई ठीक है, मैं रिक्शा चला रहा हूँ लेकिन मेरी ड्रीम में मेरा बच्चा अफसर है। तो उसी तरह से राष्ट्र की कल्पना में मेरे लिए राष्ट्र की वो एक जो जी रहे हैं, उसमें मणिपुर है, उसमें छत्तीसगढ़ है, उसमें पंजाब की हिंसा है, तमाम चीज़ें हैं, जाति की हिंसा है, बुलेट पर चढ़ने की वजह से किसी दलित की हिंसा पर होने वाली हिंसा, ये सच है। लेकिन इसके बाद उस रिक्शा चालक की तरह का एक ड्रीम भी तो होता है ना कि भाई ड्रीम तो एक राष्ट्र के तौर पर फिर ड्रीम क्या है? वो ड्रीम वही है जो कि कड़वाहट मुक्त, वो ड्रीम है जो इटली का एकीकरण के बाद के इटली के लोगों के अंदर उस भावना का अंत हो जाना कि साउथ वालों को याद रहे कि नॉर्थ वालों ने अत्याचार क्या किया था, नॉर्थ वालों को श्रेष्ठता बोध की हमने साउथ वालों को गुलाम बनाया। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी किस पर बनती है? हमेशा प्रभु वर्ग।
इसकी इनिशिएटिव हमेशा प्रभु वर्ग से आनी पड़ेगी। तो क्या किताब का सिलेबस, सिनेमा, मीडिया, ये सब चीजें नहीं यही मदद कर रही है, ये मदद नहीं कर रही है, बल्कि राष्ट्र के निर्माण में ये जो कथाएं अब आ रही हैं या पहले भी आ रही थी, जैसे देखिए टेक्नोलॉजी तो आपको टूल दे रही है ना, कि आपको मतलब आप जैसे दादा साहब फाल्के ने भारत में फिल्में बनानी शुरू की और शुरुआत की पहली 11 फिल्में उन्होंने राजा हिंदू धर्म हरिश्चंद्र की श्रेष्ठता में बनाई। वो कबीर, बुद्ध, रैदास पर वो फिल्म बनाने की वो नहीं सोच रहे हैं, जबकि दोनों ट्रेडिशन है साथ साथ चल रहा है। वो मुंबई में बैठे हुए हैं, वहाँ के सबसे लोकप्रिय संत तुकाराम पे वो फिल्म नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि तुकाराम बनाते ही उनको एक ओबीसी आइकन उठाना पड़ेगा। शिवाजी महाराज पर पहली फिल्म बनने में 50 साल से ज़्यादा लग गए, हिंदी ने अभी तक शिवाजी महाराज पर कोई फिल्म नहीं बनाई। और बीजेपी तो हम तो वही जिम्मेदारी किनकी है, जिम्मेदारी किनकी है? बीजेपी का भी 9 साल बीत गया। बीजेपी को लगता है लोगों को शिवाजी इनके बड़े पसंद के होंगे, और इससे पहले शिवसेना और बीजेपी का महाराष्ट्र में लंबा लंबा शासन रहा, 5-5 साल मनोहर जोशी और ये सब शासक वहाँ रहे। आज तक हिंदी में शिवाजी महाराज पहली फिल्म नहीं बनी। सॉल्यूशन क्या है? पैरेलल जब दोनों पीड़ित और जो शोषक है तो दोनों सिस्टम में आ जाएंगे बराबर बराबर, डाइवर्सिटी जब आ जाएगी। नहीं, दोनों को एक्चुअली वो राष्ट्र निर्माण की उस थोड़ी सी टफ प्रोसेस से जाना पड़ेगा, और इसको कोई बहुत ऊपर से थोप नहीं सकता है कि आप किसी को ना, जैसे समझिए एक आपको मैं एक स्थिति दे रहा हूँ कि हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हम दोनों को इस बात के लिए तो कानून मजबूर कर सकता है कि मैं आपसे छुआछूत ना करूं, या इस बात से कानून रोक सकता है कि आप मुझे थप्पड़ ना मारें, या कानून इस बात से रोक सकता है मैं आपको तमंचा ना दिखाऊं। लेकिन कानून या संविधान, दिमाग में क्या चल रहा है इसमें? नहीं, कानून या संविधान, सबसे अच्छा कानून और सबसे अच्छा संविधान क्या हम दोनों में भाईचारा पैदा करा सकता है? दिमागी करवाहट को, मेमोरी को नहीं डिलीट कर सकता है क्या हम दोनों, अभी हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे अचानक से घुटने में तेज दर्द हुआ, कौन सा कानून आपको ये मजबूर कर सकता है कि आपको अब चलने में दिक्कत हो रही है, आप मेरा कंधा पकड़ के चलिए? कोई कानून इस काम को बता करा सकता है क्या? कोई संविधान मुझे ये इस बात के लिए मजबूर कर सकता है कि मुझे पसीना पसीना धूप से आए हैं, मैं इनको एक गिलास पानी दे दूँ? कोई कानून इसको मजबूर कर सकता है क्या? फ्रेटर्निटी जो है ना, बंधुता, ये सबसे मुश्किल अचीव करना। इक्वलिटी बहुत आसान है, लिबर्टी भी आसान है। बाबा साहब ने इन तीनों में से फ्रेटर्निटी को सबसे महत्वपूर्ण माना है, और इस वजह से माना है कि इसको अचीव करना सबसे मुश्किल है, और वो हो जाएगा तो बाकी दोनों चीज़ अपनी आप हो जाएंगी। और फ्रेटर्निटी हासिल करने के लिए लिबर्टी और इक्वलिटी चाहिए, ताकि एक समय आए तो फ्रेटरिटी आपकी नैरिसिंग से आएगी। तब ये जब दोनों चीज हो जाएगी, लिबर्टी रहेगी, हर व्यक्ति को अपने ग्रो करने की असीम संभावनाएं रहेंगी, हर व्यक्ति के पास अपने ढंग से जीने की आज़ादी रहेगी, और इसके अलावा इक्वलिटी रहेगी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रहे, और ये सारा कुछ रहेगा, तब वो स्थिति आएगी जो फ्रेटर्निटी होगी। अब गाँव के सामंत और उसके लिए मुफ्त में खटने वाले मजदूर के बीच में बंधुता नहीं हो सकती। वो बेशक उसको पानी पिला दे, बेशक उसके कंधे पे हाथ भी रख दे, वो बंधुता नहीं है। तो इक्वलिटी उसकी प्री रिक्विजिट है, मतलब लिबर्टी और इक्वलिटी वो शर्त है जहां पर आप फ्रेटर्निटी का सुंदर महल खड़ा कर रहे हैं, और ये फ्रेटर्निटी को फोर्स नहीं किया जा सकता है। फ्रेटर्निटी के लिए आपको बहुत जरूरी है, यू हैव टू गिव अवे, यू हैव टू फॉरगेट योर मेमोरीज, अदरवाइज। तो हम कैसे एक मजबूत राष्ट्र बनेंगे? मजबूत राष्ट्र बनने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर 3 गुण बहुत जरूरी है, जिसको मैं कई बार और भी कह चुका हूँ कि आपके पास 3 गुण हैं तभी आप राष्ट्र हैं। कि आपके दुख साझा हैं, किसी समुदाय को तकलीफ हो रही है, मणिपुर तकलीफ में है, इससे पूरा देश क्या दुखी है, या हरियाणा में दलित महिलाओं के साथ अत्याचार हो गया, क्या पूरा हरियाणा दुखी है, या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए सिर्फ दलित संगठन खड़े होंगे, या क्या आपका मुसलमानों पर कभी कहीं दंगा हो गया तो उनका केस लड़ने के लिए क्या मुसलमान वकील ही खड़ा होगा हमेशा? यही हो रहा है आज की तारीख में। तो शेयर्ड दुख नहीं है,
शेयर्ड सुख नहीं है कि उसके घर में आईआईटी का बच्चा पास कर गया तो आपको पत्थर चलाने का मन कर रहा है, उसके घर में शादी हो गई तो आपका मन कर रहा है उसका सिर फोड़ दें। वो खुश है तो आपको आपका मन कर रहा है कि जाके 2 थप्पड़ मार दें। तो और उसको मन कर रहा है कि खटिया वो शहर से आया है, बहुत अच्छा एक मतलब मोटरसाइकिल से आया है, बुलेट चला रहा है, तो आपको मन कर रहा है कि उसकी हत्या कर दें। तो आपका सुख भी साझा नहीं है, दुख भी साझा नहीं है, और जब ये दोनों ने साथ मिलकर आप क्या अच्छा कर लेंगे। तो आपको असल में पूरे राष्ट्र के तौर पर आपके दुख साझा हो, आपके सुख साझा हो, और साथ मिलकर कुछ अच्छा करने की आपकी तमन्ना हो कि राष्ट्र को हमको बड़ा बनाना है, राष्ट्र के अंदर से समस्याएं दूर हो जाएं, ये ओपन डिफिकेशन दूर हो जाए, और मतलब सारे लोगों के लिए मौके हों, कोई मतलब लड़कियों के पढ़ने के लिए असीम मौके हों, मतलब सब लोग तरक्की करें, रोजगार हो सबके पास, बिजनेस हो, ये सबके लिए हो, सबके लिए मौके हो, और उसमें से फिर एक प्रतियोगिता हो जहाँ जो जिसको निकलना। अच्छा, तो दिलीप मंडल ऐसे सोचते हैं, लेकिन सोशल मीडिया देखे, आपका पूरा काम देखे तो आपका ध्येय ये है, आपका ये मिशन है, आप एम्बिशियस हैं इस चीज को लेकर। लेकिन ये मेरी फिलोसॉफिकल पोजीशन है। हाँ पोजीशन है, ठीक है, यही फुले की, पेरियार की, रविदास की थी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो मेमोरी डाला जा रहा है जो जनरेशंस में, वो कहा जा रहा है कि नहीं ये लोग आपके दुश्मन हैं। और अब यहाँ पर मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ शंभू जी, यहाँ हमको टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए, उसके बगैर हमारी बातचीत अधूरी रह जाएगी। जो मैं जहाँ से मैं शुरू कर रहा था कि आपके बचपन की एक बुरी तस्वीर जिसमें आपका मुंह गोल सा फूला हुआ है और आपको लग रहा है कि ये गंदी तस्वीर है यार, ये हटा देनी, तो आप उस समय हटा दिया करते थे, आपके पास चॉइस थी। अभी आपकी ये चॉइस खत्म हो गई है। गूगल को आपके बारे में आपसे ज़्यादा मालूम है, आप कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, और क्या ऑर्डर करते हैं, और कहाँ जाके कितने घंटे रुकते हैं। आप बेशक अपनी पत्नी से झूठ बोल सकते हैं कि आप एक्स जगह गए थे, लेकिन गूगल को मालूम है आपके जीपीएस लोकेशन की वजह से दरअसल आप वाई जगह गए थे। आप अपने आप से ही झूठ कर सकते हैं कि मैं आजकल बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन गूगल को मालूम है कि आप दरअसल आजकल हर रात को फिल्में देखते हैं। कैसी भी फिल्में देखें आप, वो भी, हाँ, मतलब उसको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, उसको मालूम है कि संडे को आप बिरयानी खाते हैं, और मंगलवार को आप दुनिया को बता रहे हैं कि आप शाकाहारी खाते हैं, लेकिन दरअसल आपने कबाब का ऑर्डर किया था। गूगल को सब याद है, और गूगल ने अगर आपने 5वें बार मंगलवार को कबाब का ऑर्डर किया है, तो आपको जब उस अगले मंगलवार को जो आप सोशल मीडिया खोलेंगे, हाँ, तो आपको वो बिरयानी, करीम और नज़ीर बिरयानी हाउस के आपको सजेशंस देने लगे, क्योंकि वो आपको पता है। अब हम इस दौर में जब आपके सारे बिहेवियर के बारे में लोगों को पता है, उसको उनको पता है, मतलब उनको फेसबुक कहने को फ्री है ना, फ्री नहीं है ना एक्चुअली, वो आपके बिहेवियर पैटर्न्स को बेचता है लोगों को, अपने एडवर्टाइजर्स को, तो पॉलिटिकल पार्टीज को, कि आप क्या करते हैं, आप स्क्रॉल करते हैं, और जैसे ही नरेंद्र मोदी के कुछ आता है तो आप रुक जाते हैं। कि ये स्क्रॉलिंग बिहेवियर भी वो देख रहा है कि आप कहाँ रुकते हैं स्क्रॉल करते हैं, आप किसके साथ हैं, किसके साथ। फिर आप देख रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी के बारे में एक पॉजिटिव कमेंट लिखते हैं कि नेगेटिव लिखते हैं, आप किस पार्टी को क्या कर रहे हैं, किस पर आप क्या, आपके सारे बिहेवियर सलमान को पता है, और आपको सारे बिहेवियर को जोड़ जाड़ के वो आपकी एक तस्वीर बनाता है जो आपकी वास्तविक तस्वीर से बिल्कुल मिलती जुलती तस्वीर है। आप रिलीजियस है कि नहीं, बाहर झूठ बोलते रहिए, लेकिन आपके बिहेवियर से पट पैटर्न, आप गाने क्या सुनते हैं, सब कुछ पता है उसको, सारा कुछ उसको भी पता है, आपके जोग्राफिकल लोकेशन वगैरह की वजह से, आपके परचेजिंग के उसके सारे बिहेवियर पता है कि ये जाता तो है ज़ारा के शॉप में, लेकिन लास्ट में कपड़ा खरीदता है जाके बिग बाजार या स्मार्ट बाजार में। मतलब ये 10,000 का शर्ट देखता है और खरीदता 2,000 का, ये उसको पता है, क्योंकि आप ज़ारा के स्टोर में घुसे ही है, उसका आपकी जीपीएस लोकेशन से देख लिया, आपने वहाँ कोई परचेज नहीं किया, ये उसने आपके परचेजिंग बिहेवियर से देख लिया। फिर आपने उसने ऑब्जर्व किया कि आप अब घुस गए सस्ते वाले मैक्स के स्टोर में, और वहाँ आपने खरीदा। अभी वो आपको पहचानता ही नहीं पहचानता है, तो आप लंबोर्गिनी का ऐड देखते हैं और खरीदते मारुति हैं, उसको पता है ना।
आप बाहर छुपा लीजिए ना किसी को कि मैं आप क्या नहीं क्या हैं, आप तामझाम यहाँ खींचे हुए हैं, लेकिन जब बाहर शहर में जाते हैं तो 1,500 के ओए रूम में ठहरते हैं। उसको पता है आपके औकात, आपसे मतलब किससे आप उससे क्या छुपा रहे हैं। तो जब जिसको इतना पता है, और गूगल ने जब ये प्राइवेसी का प्रश्न आया तो उसने उस पर अमेरिका वगैरह के लॉज काफ़ी सख्त हैं, उसने कहा कि हम उससे जो ह्यूमन टैगिंग है ये तो हटा देंगे, कि मैंने क्या क्या सर्फ किया, क्या क्या सर्च किया, इसमें दिलीप मंडल ने सर्च किया, इसको तो हम एक समय के बाद हटा देंगे, लेकिन ये सर्च जो हो रहा है इसको हम रखेंगे। और ये कानून उसको मान गया। अब उसको शायद आज से 10 साल बाद ये नहीं पता चल सकता है कि गूगल में मैंने उस रात को क्या सर्च किया था, लेकिन गूगल के पास इस बात का आंकड़ा रहेगा कि रात में 9 बजे के आसपास एक्स लोकेलिटी में क्या सर्च किया जा रहा था। तो वो आदमी की मेमोरीज का इस्तेमाल कर रहा है, साथ में कम्युनिटी मेमोरीज भी इस्तेमाल कर रहा है। कि मैथिल ब्राह्मणों की सोसाइटी, जो मिथिला सोसाइटी है, झाजी लोग, उसकी सोसाइटी में कितना नॉनवेज ऑर्डर होता है इसका आंकड़ा उसके पास है। और ये खतरनाक आंकड़ा है। आप बोलते रहे कि ब्राह्मण शाकाहारी होता है, आप सोसाइटी कैसे दुनिया कैसे बदल सोसाइटी अगर हर शाम 500 लोगों में 200 लोग बिरयानी का ऑर्डर कर रहे हैं तो बोलते रहे सारस्वत कि हम शाकाहारी हैं। गूगल को पता है ना, कहने का मतलब टेक्नोलॉजी ने तो टेक्नोलॉजी ने आपको दोराहे पर खड़ा कर दिया, तो आपको नंगा कर दिया, और आपको नंगा देख रहा है। छुपाते रहिए, इसको पता है आपके। इसके अलावा ये कि उसको आपका वो याद, उसकी मेमोरी में भी वो चला जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि आप सोशल मीडिया में जो जान रहे हैं, आज के मार्केट में अगर आप किसी भी मॉडर्न कंपनी में नौकरी करने जाएंगे, इवन आप अगर यूएस का वीजा अप्लाई करेंगे तो आपका सोशल मीडिया हैंडल वो मांगता है। और आपके सोशल मीडिया बिहेवियर, जैसे अभी एक व्यक्ति कनाडा से सिएटल में अपने रिश्तेदारों को, वो बॉर्डर के पास रहता था, तो अपने रिश्तेदारों को उठा के जब भी एयरपोर्ट से आते थे तो वहाँ से ले जाता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि उस आदमी की सोशल मीडिया हिस्ट्री उनके पास थी, उसको किसी गार्ड ने ऐसे चेक करना शुरू किया तो पता चला कि ये आदमी 16 साल की उम्र में उसने एक पोस्ट डाली है कि मैं LSD का नशा किया और मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं ये कभी नहीं करूँगा आगे। अभी इस पोस्ट के आधार पर उस आदमी की अमेरिका में एंट्री जिंदगी भर के लिए बैन हो जाएगी। तो इसलिए खास करके अब कहा भी जा रहा है, बच्चों को सिखाया भी जा रहा है, खास करके पढ़ने वाले बच्चों को, अपने सोशल मीडिया बिहेवियर को जो कुछ कर रहे हो, ये मान लो कि आपका एम्प्लॉयर उसको देखेगा और इसके आधार पर वो फैसला करेगा कि आपको नौकरी देनी है कि नहीं देनी। आप पॉलिटिकली बहुत मोटिवेटेड हैं क्या, आप किसी कम्युनिटी के प्रति बहुत हेट्रेड रखते हैं, तो आप ऑफिस में आएंगे तो क्या आप उस हेट्रेड को कैरी करके यहाँ भी ले आएंगे? क्या आप मिसोजिनिस्ट हैं और औरतों के प्रति आपके ऐसे विचार हैं जिसको कि इस कंपनी में जहाँ पर 30 या 40% लड़कियाँ हैं, यहाँ पर मैं आपको नहीं चाहता हूँ? क्या आपने नशाखोरी की है? ये आपका बिहेवियर यूं स्क्रॉल करते ही आधे घंटे के अंदर में आपको पहचान जाएगा कि आप करते क्या है। टेक्नोलॉजी में रुचि आपने इंटरव्यू में बोला है, लेकिन आपके सोशल मीडिया बिहेवियर से पहचान जाएगा इसको टेक्नोलॉजी में कोई दिलचस्पी नहीं। इसकी दिलचस्पी दरअसल फिल्म बनाने में, ये बनना चाहता है हीरो, नौकरी मिली नहीं है इसलिए वो टेक्नोलॉजी कंपनी में आकर नौकरी मांग रहा है, इसका मन नहीं है। पहचान सकता है ना? तो इस तरह से आपने अपने सोशल मीडिया बिहेवियर से मेमोरी की एक परमानेंट इमेज खींच के रख दी है। आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि आप तो जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं वो इस तरह की चीज़ें लिखते हैं? क्योंकि मैंने अपने बिहेवियर को परमानेंट कर रखा है वहाँ ना। तो आपके, क्योंकि अब मेमोरी परमानेंट है। आजकल मुझे एक नोटिफिकेशन आया फेसबुक से कि 10 साल पहले आपने ये परीक्षा पास कर दी थी। अभी मैं उस परीक्षा का मेरे लिए शायद कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन उसने याद दिलाया कि उस समय आपके जीवन की बड़ी प्राथमिकता हुआ करती थी, और आप देखिए आज क्या कर रहे हैं। तो आपकी मेमोरीज उनके पास सुरक्षित है, आपको जब चाहे ड्रॉ करके आपके लिए ला दे,
या आपका दुश्मन लेके चला है, आपका एम्प्लॉयर लेके चला है, सरकार पहचान ले या दूसरा कोई देश पहचान ले कि ये अमेरिका आना चाहता है, लेकिन अमेरिका को तो गाली गलौज करता रहता है, इसको आदमी को वहाँ क्यों आने दें? तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से आपको और ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। मेमोरी आपकी, आपने मेमोरी का एक पूरा खजाना सौंप दिया है सामने दुनिया को। ये जो आपके घर के अंदर जो फोटो फ्रेम में आप टंगे हुए थे ना बगैर जिप के, अब आप जिप मार्केट में बगैर जिप वाली तस्वीर करोड़ों लोगों के लिए अवेलेबल है। जो चाहे पता कर ले, जिसकी दिलचस्पी होगी, आपके सोशल मीडिया बिहेवियर से पहचान लेगा कि आदमी क्या है। तो इस वजह से भूलना मुश्किल हो गया है। आप ऑल डिलीट मार देते थे ना, मतलब अपनी मेमोरी की फोटो फाड़ के फेंक दिए, या एक आदमी जानता था उसको कसम दे दी कि भैया तुम ये बात मत बताना कि तुम छुप के सिगरेट पिए थे प्लीज, और तुम नहीं बताओगे, तुम बताओगे तो मैं भी बता दूंगा, आपका डिलीट हो गया। अभी संभव है क्या? आपने जो जरा सिगरेट का मतलब आपने जो दुकान में खरीद के जो गूगल पे और फोन पे से ऑर्डर किए हैं, और शराब की दुकान में जाके आपने जो फोन पे से पेमेंट्स किए हैं और कार्ड से पेमेंट किए हैं, और ऐसे 1000 ट्रांजेक्शन्स आपके शराब की दुकान पे दिख रहे हैं, आप बाहर दुनिया को बताते रहे कि मैं शराबी नहीं, उसको पता है। तो एक्चुअली एक कलेक्टिव मेमोरी का एक नया संसार खड़ा हो रहा है, और इसमें खतरनाक इसलिए है कि इस समय जो मतलब डोमिनेंट फोर्सेस थी वो अपनी मेमोरी को नए ढंग से इसको खड़ा कर रही है, राजपूत श्रेष्ठता का, ब्राह्मण श्रेष्ठता का। तो मेमोरीज का जो संसार है ये बहुत अस्थायी शक्ल ले रहा है, और इसका इस्तेमाल अब वो शक्तियाँ दूसरे तरह से दोबारा कर रही हैं, अपने किसी ग्लोरियस इतिहास को तलाश रही हैं, वो जो सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और उसके जरिए वो अपनी श्रेष्ठता को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये एक खतरनाक प्रवृत्ति यहाँ पर आ रही है, और इसमें फिल्मों वगैरह का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये संभव नहीं है अब। नहीं, दोनों तरफ से ये प्रक्रियाएं चलेंगी तब तो शायद होगा, लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि 500 करोड़ की एक फिल्म मेकिंग का जो स्केल है, जहाँ पेशवाई को लेकर, जो कि बहुत बदनाम सत्ता रही है अदरवाइज, इसकी श्रेष्ठता की फिल्में बनाई जा रही हैं। पेशवाई को लेकर कई सारी फिल्में बन रही हैं, मतलब कई सारी बन गई हैं इस बीच में, और बनेंगे अभी। तो एक लेवल पर जाकर ये स्थापित कर दिया जाएगा कि पेशवा दरअसल वैसे नहीं थे जैसा कि, क्योंकि बहुत पुरानी घटना तो नहीं है, 1818 तक पेशवाई थी। बाप दादाओं से किस्से सुनते हुए लोगों के पास अभी भी ताजा है कि कितना वो बुरा शासन था। लेकिन अगर फिल्मों के जरिए जिसका असर बहुत ज़्यादा होता है, बाजीराव मस्तानी वगैरह के जरिए को कितना मतलब गौरव था। शनिवार वाड़ा जो बहुत मतलब बुरी जगह है पुणे के कलेक्टिव मेमोरी में, आज भी बुरी जगह माना जाता है, जिसको शनिवार वाड़ा की महिमा मंडित की जा रही है, कितनी प्रतिष्ठा उसमें वो की दिखाई गई है। जो औरतें नाच रही हैं, वो कहाँ बताया गया है कि वो कौन औरतें जो नाच रही है वहाँ पर, कौन बताएगा? नहीं बताई गई। तो उससे लग रहा है कि वो बड़ी स्वेच्छा से नाच रही है। ये तो शनिवार वाड़ा की कहानी तो नहीं है, लूट की कहानी है वो, पेशवा की कहानी, वो अत्याचार की कहानी है। लोरियों में अभी भी है पेशवा का राज्य कितना बुरा था। ये मतलब माताएं बच्चों को, जनरेशन टू जनरेशन लोरी पास ऑन होती है ना, कि दादी ने सुनाया माँ को, माँ ने सुनाया बच्चे को, बच्चा सुना रहा है बच्चे को। तो इन लोरियों में वो विलेन है पेशवा, लेकिन फिल्में अगर लगातार बता रही है तो फिर कंटेस्टेशन होगा। और तो ये डिजिटल मीडिया में जीतेगा कौन? डिजिटल मीडिया के इस दौर में कौन जीतने जा रहा है? जो अपने मेमोरी को, जो उनके बैड मेमोरी है उसको फिर से बढ़िया कर रहा है, वो जीतेगा, या वो जो लोग हार जाएंगे जिनके पास संसाधन नहीं है? संसाधन नहीं है उसके लिए लड़ाई तो निश्चित रूप से कठिन है, क्योंकि कुछ टूल सिर्फ उनके पास हैं जो कि अपनी श्रेष्ठता की मेमोरी को जिंदा रखना चाहते हैं। सारे टूल उन्हीं के पास सारे टूल नहीं, अब अपने हाथ में है। एक लेवल पर यूट्यूब्स हैं, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया है, कुछ व्हाट्सएप्स वगैरह हैं, इसके जरिए सारी चीज़ें जा रही हैं, कुछ साहित्य है, बहुजन साहित्य वगैरह, लेकिन उसका वो स्केल नहीं है। अब एक फिल्म कितने लोग देखते हैं, और विजुअल मीडियम की ताकत होती है। वो आपके मेमोरी में पेशवा आँख बंद करके याद कीजिए तो आपको रणवीर सिंह का चेहरा याद आ रहा है। पेशवा याद करते ही आपको उस शासन की याद नहीं आ रही है कि कैसे वो आप कुछ जातियों के
पीछे झाड़ू बांध दिया करते, तो वो मेमोरी चली जाएगी ना फिर वो, तो या कमज़ोर पड़ेगी। तो या पेशवा की ये मेमोरी कहाँ रहेगी कि पेशवा ने किस तरह से मराठाओं को बेदखल किया था, ये मेमोरी की याद कौन दिलाएगा? फिल्में तो नहीं दिलाएंगे, फिल्में तो बताएंगे कि पेशवा कितने महान थे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अप्रेस सोसाइटी है वो कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा? नहीं, देखिए अभी यही मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे हैं ये एक कहानी है, आपको कैसा होना चाहिए दूसरी कहानी है। आप एक बंधुत्व आधारित समाज बनाने का आदर्श अगर लोगों के पास रहेगा, वो परिकल्पना रहेगी, तो हम एक ऐसे समय की कल्पना तो कर ही सकते हैं जबकि भारत में ये कड़वाहट खत्म हो जाएगी। उस कल्पना को जिंदा रखना जरूरी है, उस ड्रीम को जिंदा रखना जरूरी है। जब बाबा साहब कह रहे हैं कि भारत अंतर्विरोधों के दौर में जाएगा 26 जनवरी 1950 के बाद, जहां समाज के स्तर पर सारे भेदभाव बने रहेंगे लेकिन पॉलिटिकल स्तर पर हर आदमी एक वोट डालेगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। और हर आदमी के वोट की एक कीमत होगी लेकिन हर आदमी बराबर नहीं होगा। इस अंतर्विरोध के समय में हम जा रहे हैं और बहुत मुश्किल से इसको बचाना है, क्योंकि आसान नहीं है इस पूरे सिस्टम को बचाना, लेकिन बचाना चाहिए और इसकी कोशिश करनी चाहिए कि सामाजिक और आर्थिक गैरबराबरी खत्म हो। ये ड्रीम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ड्रीम है, असल में एक सपना है जहां पर ऐसा होना चाहिए, नॉर्मेटिव आइडिया, एक आदर्श स्थिति। लेकिन इसको पीछे ले जाने वाले लोग भी तो हैं, इस संविधान के असफल होने में कुछ लोगों का स्वार्थ भी तो है। ये व्यवस्थाएं खत्म हो, आर्टिकल 14, 15, 16 खत्म हो जाए, लेकिन इस संविधान के रहने से बहुसंख्यक आबादी के सपने पूरे हो सकते हैं, सपने जिंदा रह सकते हैं, एटलीस्ट पूरे ना भी हों तो जिंदा रह सकते हैं कि ये संविधान किसी दिन व्यवहारिक अर्थों में लागू होगा। और वो कोई ऐसा आदमी आ गया जो इस संविधान को इम्प्लीमेंट कर दे। एक व्यक्ति के बस का है कि नहीं पता नहीं शंभू जी, हो सकता है ये कलेक्टिव विजडम, और कलेक्टिव नहीं भी हो तो ज़्यादातर लोगों के इच्छा का मामला है शायद। ये एक कोई मतलब हीरो नहीं आने वाला है, एक कोई महानायक नहीं आने वाला जो आके सब कुछ ठीक कर देगा, ये संभव नहीं होता। मैं तुझे बता रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है और ऑर्डर नहीं लागू होता है। ऐसे हजारों ऑर्डर हैं कि ये धार्मिक स्थल है, इसमें एक बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है, इस दीवार को हटने का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन उस ऑर्डर को अगर डीएम लागू करेगा तो वहाँ पर 500 लोग मरेंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कभी नहीं लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट बेशक ऑर्डर दे दे कि बाल श्रम का निषेध किया जाता है, लेकिन बाल श्रम अगर सस्ता है तो उद्योगों में बाल श्रम रहेगा। मतलब हम लोग घरों में दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइस के 400 मतलब 10 किलोमीटर के दायरे में हो सकता है कि 1 लाख महिलाएं और लड़कियां गुलामों की तरह लोगों के घर में नौकरानी का काम कर रही हैं, जिन पर मिनिमम वेज भी नहीं लागू है, जिन पर बाल श्रम के कानून भी लागू नहीं है, जिस पर अत्याचार भी हो रहा है, न उनके रहने की अच्छी व्यवस्था है, और सुप्रीम कोर्ट के आसपास हो रहा है। तो तमाम कानूनों के रहते हुए, संविधान के रहते हुए, कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो संविधान नहीं लागू कर सकता है किसी भी चीज को। नहीं, कहने का मतलब जो सेल्फ जो आदमी, हम सबको मिलजुल के कोशिश करनी होगी सबको ना, इतना भी नहीं, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता है कि हर आदमी सुधर जाएगा तो ये देश सुधर जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। दबाव तो पड़ना होगा, और जो इसके रिसीविंग एंड पे हैं, जिसको इससे तकलीफ है, उसके रेसिस्टेंस के बिना तो नहीं हो पाएगा। तो ये रेसिस्टेंस तो चाहिए, मतलब मेरे ऊपर लदा हुआ है 200 किलो, तो ये लड़ाई शुरू वहां से होती है कि नहीं अब मुझे सीधा खड़ा होना है। तो सीधा खड़ा होने की जो तमन्ना है ना, मैं आदमी हूं और मुझे आदमी के बराबर की डिग्निटी चाहिए, बराबर की गरिमा चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि मैं जूते उतार दूं तुम्हारे घर के सामने? भाई नहीं उतारूंगा। ये रेसिस्टेंस तो चाहिए, इसकी कीमत भी है, लोग जान दे के चुका रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, राष्ट्र का बनना हमेशा बहुत सारी हिंसक प्रक्रियाओं से बन जाके राष्ट्र बनता है। आप अमेरिका का इतिहास देखिए, अमेरिका में जब स्लेवरी थी, स्लेवरी खत्म करनी है, नॉर्दर्न स्टेट्स ने कहा कि हम स्लेवरी खत्म करेंगे, हमको बहुत बुरा लग रहा है, दुनिया में बड़ी बदनामी हो रही है, स्लेवरी वगैरह क्या होती है। सदर्न स्टेट ने कहा ना, हम तो चलाएंगे, 12-13 कन्फेडरेट स्टेट ने कहा चलाएंगे। इसको लेकर जो लड़ाई हुई, अमेरिका का जो गृह युद्ध, उसमें 10 लाख लोग मरे। 10 लाख गोरे इसलिए मरे कि ब्लैक्स की स्लेवरी खत्म कराई जाए। आप समझ रहे राष्ट्र बनना कितना मुश्किल काम है।
और इस तब अमेरिका बनता है, युद्ध के बाद जाके अमेरिका बनता है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके बाद बनता है, उससे पहले वो कन्फेडरेट स्टेट, नॉर्दर्न स्टेट, ये सब कर रहे थे वो। कितनी कठिन प्रक्रिया रही होगी। और ये लड़ाई उसके बाद चलती रही, सिविल राइट मूवमेंट्स तक चला कि ठीक है स्लेवरी खत्म हो जाएगी, लेकिन काले लोगों को हम अपने होटल में तो नहीं घुसने देंगे, उनके साथ पढ़ेगा नहीं हमारा बच्चा। ये भी चलता रहा बहुत दिन तक। उसके बाद हुआ कि शादी नहीं होने देंगे, कानून थे वहाँ पर कि नहीं ब्लैक्स और वाइट शादी नहीं हो सकती, इंटररेशियल शादी पर बैन था, कानून से में सजा होती थी और उससे संपत्ति के अधिकार छीने जाते थे वाइट्स वगैरह के। फिर शादी अगर ब्लैक्स ने अगर किसी वाइट महिला के साथ संबंध बनाने की कोशिश की तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना थी कि उसको मार के पेड़ में टांग दें। लिंचिंग हुई वहाँ लाखों की संख्या में। और लिंचिंग वहाँ जब होती थी, उस बहुत पुरानी किस्से नहीं है, मुश्किल से 100 साल पहले तक और उसके बाद तक चलती रही है। उसके सारे 60 के दशक, हाँ 60 तक चली है। और उसके बड़ा बाकायदा मतलब अखबारों में खबरें खूब छपी है और उसके पिक्चर पोस्ट कार्ड बना के लोग भेजते थे एक दूसरे को कि हमारे यहाँ लिंचिंग हुई। और परिवार आइसक्रीम खाने बच्चों को लेके जाते थे कि आज लिंचिंग होगी, चलो लिंचिंग देखें। वही समाज न लिंचिंग सिर्फ लिंचिंग खत्म करता है, बल्कि एक लिंचिंग की घटना होने पर सारा अमेरिका खड़ा हो जाता है, मतलब फ्लॉयड वाले केस में। तो आप देख रहे हैं समाज कैसे बदल जाता है। ऐसा इसलिए ऐसा नहीं है कि भारत नहीं बदलेगा, हम ऐसा मान के क्यों चलें। हम मान के चलते हैं कि सवर्णों में भी एक नैतिकता पैदा होगी। लेकिन मुझे एक बात यहाँ समझना चाह रहा हूँ कि भारत में डिस्कोर्स के लिए जगह नहीं है। जो एक पक्ष है वो दूसरे के पक्ष को सुनना ही नहीं चाह रहा है, बात ही नहीं कर। जो पीड़ित पक्ष है उसको बोलने की भी आज़ादी नहीं है। आप सोशल मीडिया पर, मैं आप ही का एग्जाम्पल लूँ, आप बोलते हैं तो आपको किस तरह से, आपको सबसे बड़ा आज के डेट में देशद्रोही घोषित किया जा रहा है, जबकि उसका सोशल मीडिया को फालतू वो सब रवीश वगैरह रोते रहते हैं। मुझे लगता है ऐसे वो कोई रोने वाली बात है। मेरी बात बोली, लोगों ने गाली दे दी, बात खत्म, आगे बढ़िए ना भाई। मतलब मेमोरी में नहीं रखना है। मैं क्यों उस गाली को रखेंगे भाई, मैं तो देखता भी नहीं हूँ। गाली दे दी ना, अब गाली दे दी, ट्रोलिंग हो गई मेरी, ट्रोलिंग हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरी ट्रोलिंग हो गई। कैसे बर्बाद हुई भाई? आपकी ट्रोलिंग हुई तो आप बर्बाद कैसे हो गए? आपका क्या किया ट्रोल वालों ने? आप आया एक गाली दे के चला गया, उसके पास 500 फॉलोअर हैं, उसके 500 फॉलोअर में 100 फॉलोअर तक आपकी पोस्ट पहुंच गई, बर्बाद कैसे हो गए आप? मतलब बर्बाद, ये ट्रोलिंग वगैरह का रोना पीटना, मतलब नहीं, लेकिन इस तरह हिंसा भी तो हो रही है ना, लोग मारे भी, कुलवर्गी को देखिए, ऐसे लोग मारे गए हैं। ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वो साहस का काम है और इस तरह की घटनाएं हो भी रही हैं। लेकिन मैं अभी भी भारत के भविष्य को लेकर बहुत आशावान हूँ कि चीज़ें निश्चित रूप से बदली हैं और बदल रही हैं। डिस्कोर्स खूब हो रहा है, खूब बहसें हो रही हैं। वो तथागत गौतम बुद्ध के समय से बहस मीमांसा चर्चा का देश है, खूब चर्चाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे को पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, जिद पे भी अड़े हुए हैं, कुछ लोग बदल भी रहे हैं, तो बदलेगा, मेमोरीज जाएंगी। अच्छा, आप एक मीडिया प्रोफेशनल भी हैं, आप नहीं देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जब से आया है तो सोशल मीडिया का दबाव इस तरह का है कि जो आदमी, जैसे आपने कहा ना कि आपकी सारी मेमोरी है गूगल के पास, तो डिजिटल मीडिया की वजह से जो घर में या छुपे जवान से हो रहा था या जो सरेआम हो रहा था, अब उसके वीडियो बनने लगे हैं, सोशल मीडिया पर आने लगे हैं। तो इससे कमी तो आई है, कमी आई, घटनाओं में कमी आई है, क्योंकि और घटना की रिपोर्टिंग बढ़ी है, रिपोर्टिंग बहुत बढ़ी है। अभी किसी को लग रहा है कि घटनाएं बढ़ गई हैं, तो दरअसल घटनाएं नहीं बढ़ी है, रिपोर्टिंग बढ़ी है। घटनाओं की रिपोर्टिंग बढ़ी है और हर घटना पर आउटरीच हो रहा है। मतलब ये पहले ऐसा नहीं होता होगा कि पहले नहीं होता होगा किसी के सिर पे मुद्द दिए, लेकिन अब अगर आप सिर पे मुदेंगे तो आप पहने से लग जाएगा। तो ये नया समय है, इसका इतना आउटरीच है, इतना ग्लोबल आउटरीच है कि ऐसी घटनाएं करके आप बच जाएंगे, नहीं हो सकता है। ऊना में अगर आप 4-5 लोगों को पीट देंगे तो इसके बाद आपको 5-7 साल जेल में रहना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको और लंबा रहना पड़ सकता है। तो ये नया है। नया ये नहीं है कि घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं की संख्या निश्चित रूप से घटेगी। एक हम इस बात को भी क्यों डिस्काउंट कर दे रहे हैं कि उनमें कभी इंसानियत नहीं जगेगी, ऐसा भी हम क्यों मान रहे हैं? और आने वाले समय में देखिए, पहले क्या था कि अपने अपने गिरोह में रहते थे, अपने अपने मोहल्ले थे। गांव में तो अभी वैसे ही है कि वो टोला है, फिर एक्स टोला है, फिर एक्स टोला के पीछे ये टोला है, उसके नीचे ये टोला है, मतलब वही बनावट वैसी होती है। तो इंटरेक्शन कम थे। अभी इंटरेक्शन के मौके बढ़े हैं, खास करके शिक्षा संस्थानों में, पार्क जैसी जगहों में, कॉफ़ी हाउस जैसी जगहों में,
नौकरी के प्लेसेस में विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग, विभिन्न भाषाई इलाकों के लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। तो एक जो भाव था कि बिहारी, जैसे कोई कहे, ये अगर कहे कि बिहारी जो होते हैं, कोई कहे कि गंदे होते हैं, या कोई कहे कि बंगाली जो होते हैं, ऐसा मतलब कोई आरोप लगाया कि वो कमज़ोर होते हैं, या एक्स जाति के जो लोग होते हैं वो बड़े बहादुर होते हैं। ये सब धीरे धीरे टूट जाएगा ना। लोगों ने देखा ना कि बंगाल में सबसे भारत के हिंसक चुनाव हो सकते हैं, और बंगाल में, इसी बंगाल में अब तो लोगों के पास तस्वीरें हैं ना कि भारत का सबसे बड़ा दंगा जो है वो 1947 और उसके आसपास का कलकत्ता दंगा है, जिसमें कितने लाख लोग मरे उसका हिसाब किताब नहीं। सबसे हिंसक प्रवृत्तियों वाले लोग अगर ऐतिहासिक आंकड़े के हिसाब से तो बंगाल के लोग, जितनी वायलेंस वो करके गुजर गए पिछले 100 साल में, उतनी हिंसा भारत के किस भद्र जन का टैग है, लेकिन पूरे भारत में किस एक इलाके ने उसकी 1/4 भी हिंसा की है। तो बंगाल को पता नहीं क्यों शांतिपूर्ण ढंग से कहते हैं। और ये पंजाब से लेकर हरियाणा और राजस्थान के इलाके को बहादुर कहा जाता है। इन्होंने किस हमलावर को भारत में आने से रोक लिया? 2000 लोग उधर से घोड़ा लेकर आते थे तो दिल्ली तक आ जाते थे टहलते हुए। ये फिर आप पुरानी मेमोरी को वापस ला नहीं नहीं, ये हम उनके उन श्रेष्ठता बोध को चुनौती देकर हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारी श्रेष्ठता ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। प्रमाण दो ना कि भारत पर आने वाले किस हमलावर को आपने रोक लिया। तुर्क आए, मंगोल आए, गुलाम वंश तक के लोग आए, गुलाम वंश आपके आकर राज करके चला गया। मतलब वहाँ का जो गुलाम था, वहाँ का जो गुलाम उन्होंने बनाया वहाँ के राजाओं ने, वो आकर यहाँ पर मतलब तुगलक से लेकर रजिया सुल्ताना राज करके चले गए आप पर। आप कहने बहादुर है। तो ये सारे नोशंस टूटने चाहिए, असल में धीरे धीरे टूट भी जाएगा। क्योंकि अच्छा, ये कल्चरल हेजेमनी को कैसे दे, जो मीडिया, जुडिशरी, अभी जो जजों की भर्ती का मामला आया है कॉलेजियम सिस्टम में, ये सब अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे थे कि बहुत सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि हर फैसले पर, हर कदम पर टीका टिप्पणी हो रही है। उस पर नजर है लोगों की, इसलिए डिजिटल मीडिया ने कई चीजें बदल तो दी है। अभी ये जरूर है कि निश्चित रूप से जजों को मालूम है कि वो जो नियुक्तियां वगैरह कर रहे हैं उन सब पर लोगों की नजर है। तो ये चीजें बदलेंगी मेरे ख्याल से, मैं मान के चल रहा हूँ बदलेंगे, आने वाले समय बदलेंगे। और जैसा चल रहा था वो अगर तकलीफदेह है तो वैसा नहीं चल पाएगा। भारत में अगर दो चीजें बदल जाए, जुडिशरी और मीडिया में इस देश के बहुसंख्यक आबादी का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, ताकि उनकी तकलीफें। मीडिया जब मैं आप कह रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ा सवाल दरअसल आप उठा रहे हैं, और इस पर हम लोग कभी एक बार विस्तार से बातचीत करेंगे। मीडिया में मैं क्या, सारी दुनिया मानती है कि मीडिया कैसे कैसे बना है। मीडिया मतलब फोक आर्ट, नाटक, लोक कलाएँ, नाच से लेकर फिल्में, सोशल मीडिया, अखबार, टीवी, ये सब मिला के मीडिया है। पूरा एक संसार है। मतलब मीडिया क्या है? कम्युनिकेशन का मीडियम है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक संदेश को ले जाना। ये मतलब कोई एक इमेज को या कोई एक छवि को या किसी बात को लोगों तक ले जाना। और मास कम्युनिकेशन है जब बहुत लोगों तक ले जाना। तो इसका जो पूरा संसार है, चूँकि ये पहले के मुकाबले डेमोक्रेटाइज हुआ है। आज से 70 साल पहले फिल्में भी पूरे तरह से सवर्णों के हाथ में थी। टेलीविज़न था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, डिजिटल मीडिया था नहीं, यूट्यूब जैसे कोई मीडियम नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, सिर्फ अखबार थे और आकाशवाणी था। ये था उस समय का मीडिया। और फिर शास्त्रीय संगीत, नृत्य, अकादमियाँ वगैरह ये थी। तो ये 100% अपर कास्ट कंट्रोल में था नेहरू पीरियड वगैरह तक में। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे। इसलिए कहते हैं नेहरू का पीरियड कितना सुंदर था, उदार, अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे। नीचे से कोई विरोध नहीं था, प्रतिरोध नहीं था, सब अच्छा था। कोई मतलब गाय चराने वाला आदमी आके आपके सिर पर बैठता नहीं था, तो आपको बड़ा अच्छा लगता था। तो नेहरू पीरियड तक और तब तो बहुत सब कुछ मधुर था। या 2009 तक कहिए। नहीं उससे पहले सोशल मीडिया नहीं था, सवाल नहीं उठता। कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे पॉलिटिकल लेवल पर आपको 92 में। उससे पहले भी थोड़ा, बल्कि चरण सिंह के समय से ही। फिर उसका रामस्वरूप वर्मा आते हैं, जगदेव प्रसाद आते हैं, कर्पूरी ठाकुर उधर आते हैं, रामनरेश यादव आके यहाँ पर 21% आरक्षण लागू कर देते हैं ओबीसी का 78 में। तो मेजर चर्निंग शुरू हो चुकी थी। तो 77 वगैरह के बाद से उठापटक शुरू हो गई। दक्षिण भारत पूरे तौर पर ओबीसी के हाथ में चला गया। कर्नाटक में देवराज अरस आ गए। उधर 1960 आते आते द्रविड़ पार्टियों का तमिलनाडु में स्थायी राज हो गया, जो आज भी चल रहा है। आपको
आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो मिला के बनता है उसमें ब्राह्मणों की सत्ता कमज़ोर पड़ती है, कम्मा रेड्डी वेलम्मा वगैरह जातियों की सत्ता आ जाती है, मराठा एसर्शन शुरू हो जाता है आपको बहुत मजबूती से महाराष्ट्र में, तो चीज़ें फिर चर्निंग शुरू हो जाती है पॉलिटिकल लेवल पे। उसका कम्युनिकेशन पर असर जो है वो असल में रिफ्लेक्ट होता है, जब आप सही कह रहे हैं, जब वो एक तरह से सोशल मीडिया का विस्फोट होता है, वहाँ पर वहाँ से चीज़ें फिर विमर्श में चीज़ें आ जाती हैं, तो ये एक बदलाव आता है और इससे निश्चित रूप से इसकी भूमिका है। और जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि लोगों की कलेक्टिव मेमोरीज अच्छी वाली जो है ना, वो भी अब बननी शुरू हो रही है। मतलब कुछ भारत का एक चंद्रयान जाता है तो एक सामूहिक खुशी है, चिंता भी है कि यार इसी बीच में तो आदमी कटर में भी उतर रहा है, लेकिन फिर भी खुशी है कि चलो भारत कुछ तो कर रहा है, तो या भारत जीत जाता है तो सबको अच्छा लगता है, एक कोई मेडल ले आता है अपना चोपड़ा, तो पूरा राष्ट्र उस खुशी में शामिल होता है। तो ये अब ये भी है, मतलब कुछ शेयर्ड मौके हैं जब सबको अच्छा लग रहा है, वो वाला फोल्डर बड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये लेकिन शेयर्ड मुझे लगता है खुशी तभी हो रही है ना जब जनरल कैटेगरी के लोग मेडल ले आए। अगर गैर समाज का चोपड़ा तो किसान परिवार का ही बंदा है, लेकिन उसकी जाति खोजी जा रही है, ऑलमोस्ट मराठा के आसपास की जाती है, मतलब मिडिल कास्ट है वो, मतलब कोई बहुत नहीं है, नहीं वो इसमें वो आपको मेरा भाई चानू भी अच्छा इसे आप कैसे सवर्ण समाज की जो भागीदारी है वो, मतलब कोई अगर रिंकू सिंह भी अच्छा खेल रहा है तो भी उसकी शेयर्ड खुशी है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब विभिन्न जातियों के लोगों की खुशी को लेकर। लेकिन दिलीप सर, क्या जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी हिस्सेदारी तो घटेगी ना धीरे धीरे, जैसे जैसे 90% लोग अपना रिप्रेजेंटेशन खोजेंगे उनकी हिस्सेदारी घटेगी, तो वो कैसे इस मेमोरी को खत्म करना चाहिए? रिकंसाइल करना पड़ेगा उनको नए ढंग से। आज की तारीख में उनको रिकंसाइल करना पड़ता है ना कि आधे सिविल सर्वेंट SC/ST OBC के बन रहे हैं ना भाई, आप नहीं रोक पाए, 49% बन रहे हैं, और उसके अलावा कुछ मेरिट में जा रहा है, कुछ क्रिमिनल OBC भी जा रहा है, तो वो उससे थोड़ा ऊपर ही होगा, लेकिन मिनिमम तो उतना है, कुछ नहीं कर सकते। आप एम्स में इलाज कराने जाएंगे और सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड अगर शेड्यूल कास्ट का है तो है, आपको भारत के प्रधानमंत्री भी अगर इलाज कराना चाहेगा उस डिपार्टमेंट में तो उसका वही ऑप्शन, कुछ नहीं कर सकते, चॉइस नहीं है। तो चीज़ें बदली हैं, इस बीच में आपको कुछ उद्योगपति भी आए हैं, आपको US वगैरह में कुछ अच्छे नए स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग भी। लेकिन जिस तरह का जो एग्रेशन है, बदलाव दिख रहा है, ये तो आने वाले चुनाव में सारे SC/ST OBC को ही पद देने पड़ेंगे क्योंकि वोट उनके पास है। चलिए देखते हैं, कुछ चीज़ों का अतीत मतलब भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। नहीं, यही होगा ना, जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस आ रही है। पता नहीं, हमेशा लिनियर नहीं चलता है। जैसे OBC का उभार जो 90 में शुरू हुआ, 2014 में OBC की संख्या कुछ घट गई, तो ऐसा इतिहास कभी भी ना एक रेखीय नहीं चलता है। वो उसके नहीं 2014 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव में घटा है, तो लेकिन फिर चेतना भी तो उसी तरह से दौड़ी है ना। मतलब लीनियर बीजेपी को अगर चुनाव जीतना होता है तो उसको हर जिला में OBC अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाना होता है। ये जो मेमोरी आपने कहा, तो मेमोरी मेरे हिसाब से वो लोग ज़्यादा मेमोरी न मिटाए जिनका शोषण की मेमोरी है। जिनके शोषण की मेमोरी है उनको अपने अतीत से और उस समय जो संघर्ष हुए हैं उसको बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो पूरे राष्ट्र के कलेक्टिव मेमोरी में पॉजिटिव उसका कंट्रीब्यूशन है कि एक शेड्यूल कास्ट का पहला IAS बनना, इसकी मेमोरी क्यों नहीं याद रखी जानी चाहिए, या संत रविदास का एक आदर्श समाज की परिकल्पना करने की जो मेमोरी है, और जाति के निषेध की जो गुरु नानक देव की जो संघर्ष है उसकी मेमोरीज, कुछ अच्छी मेमोरीज हैं जिनको मेरे ख्याल से निश्चित रूप से याद रखना चाहिए। उस संघर्ष में जो थोड़ा सा हो सकता है कि दूसरे पक्ष को उसमें कड़वाहट नजर आए, लेकिन उसको आप एक तरह से मतलब गिव एंड टेक मानिए कि थोड़ा दे रहे हैं थोड़ा ले रहे हैं टाइप की बात है, कि थोड़े हम कड़वाहट कम, मतलब शोषक और शोषित दोनों को अपनी मेमोरी मेमोरी एक समय में कड़वी मेमोरीज का जो फोल्डर है वो खाली हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। तभी हम एक बेहतर मुल्क की तरफ बढ़ेंगे, 21वीं सदी में जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एक बेहतर मुल्क बने हम, और हम सब भारतीय बने, सिर्फ और सिर्फ भारतीय, बाबा साहब ने तो खैर उस समय कह दिया था कि मेरी सिर्फ और सिर्फ पहचान है कि मैं सबसे पहले भारतीय हूँ। अगर आप भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय बनना चाहते हैं तो आपको अपनी जो मेमोरी है
चाहे वो जाति की मेमोरी हो, चाहे वो धर्म के आधार पर श्रेष्ठता की मेमोरी हो, दूसरे को जो नीचा देखने की मेमोरी है उसको कम से कम डिलीट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप असली राष्ट्रवादी बन पाएंगे। दिलीप मंडल का ये भी एक पक्ष था कि उनकी कोशिश है कि जो पीछे की जो सारी मेमोरी है उसको भुलाकर एक मजबूत, शानदार और बेहतर मुल्क बनाने के लिए सपने देखे जाएं। जो फोल्डर है आपका, जो ड्राइव है, जो स्टोरेज है आपका दिमाग का, जो स्टोरेज है, उसमें से आप पुराने जो मेमोरीज है उसको डिलीट कीजिए और ड्रीम्स उसमें भरिए। बहुत सारे हो सकता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे आप एक बेहतर ड्रीम्स का सपना देखिए जहां हम एक मुल्क के तौर पर, एक नागरिक के तौर पे बेहतर हों। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपनी मेमोरी को ड्रीम्स से ज़्यादा भरें, पिछले मेमोरी को ख़त्म किया जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।